Hello everyone and welcome to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills. आज के लेक्चर में we will be solving some more problems based on recursion. Last lecture में we had a basic introduction to recursion कि यार essentially recursion होता क्या है, ठीक है. रिकर्शन की डेफिनेशन देखी थी हमने और उस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा था. इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है. सो लेट्स रिवाइज जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं. So essentially, what is recursion? Recursion is nothing but a function calling itself, right? और essentially जो recursion के questions होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि in recursion we solve a bigger problem, ठीक है? We solve a bigger problem by solving its smaller sub problem. By solving its smaller sub problems. So यार essentially जब हम एक फंक्शन से उसी को कॉल करवा रहे हैं तो हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके छोटे वर्जन को सॉल्व करने की फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है. अगर हम essentially प्रॉब्लम्स को फंक्शंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, ठीक है. एक दो इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने देखी थी कि यार अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ तो ठीक है, बट इफ़ अ फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब अगर हम एक फंक्शन को बार बार कॉल कर दें उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक एफ फंक्शन है और एफ को ही कॉल करता है, देन एफ अगेन एफ को कॉल करता है विथ सम डिफरेंट पैरामीटर्स ऑल्सो, ठीक है. देन अगेन एफ को कॉल करता है. ये हमारा कॉल स्टैक है यार. कॉल स्टैक के अंदर हमारी सारी कॉल्स आती है ना, और ये स्टैक फ्रेम्स बन रही हैं. तो होगा क्या, ये इनफाइनाइट कॉल्स होती रहेंगी और एक पॉइंट पे आके ये जो स्टैक की मेमोरी है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी. लिमिटेड मेमोरी है, एग्जॉस्ट हो जाएगी. उस पॉइंट पे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक स्टैक ओवरफ्लो नाम का एरर हमें दिखा था जब हमने इस कोड को चलाया था. किस कोड को? ऐसे कोड को जिसमें हम बार बार कॉल्स कर रहे थे और कोई हमारी कॉल्स को रोकने का मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है. सो इसेंशियली हमें एक हॉल्टिंग कंडीशन या बेस केस ऐड करना होता है जिससे कि ये जो इनफाइनाइट कॉल्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रिकर्शन है, वो टर्मिनेट हो पाए. इनफाइनाइट रिकर्शन को हम टर्मिनेट कर पाएँ और स्टैक ओवरफ्लो एरर को प्रिवेंट कर पाएँ, ठीक है. इसको हमें टर्मिनेट करना है, ठीक है. सो दिस वाज बेसिक रिकर्शन. हमने इस चीज़ को 2 एग्जाम्पल से समझा था. प्रिंट इंक्रीजिंग हमने एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन हमने किया था प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है. प्रिंट इंक्रीजिंग में हमें एक नंबर गिवन था n और हमें 1 से n तक यार सारे नंबर्स प्रिंट करने थे. प्रिंट डिक्रीजिंग में वी हैड टू डू द अपोजिट ऑफ दिस थिंग कि भाई n अगर गिवन है सो n से लगा के सारे नंबर्स 1 तक प्रिंट करने हैं, ठीक है. हमें इनको रिकर्शन से सॉल्व करना था. ऑब्वियसली आइट्रेशन से ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, रिकर्शन से भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. बस हमें रिकर्शन समझने के लिए हम इन क्वेश्चंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो इसेंशियली यार ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला था जिसको मैंने आपको बोला था कि यार ये हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा. हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस स्पेल का यूज़ करेंगे, ठीक है. एंड स्पेल इज़ अगेन नॉट एन ऑफिशियल वर्ड बट वी विल कॉल इट रिकर्शन स्पेल, ओके. कि भाई किस तरह से हम क्या चीज़ें कर दें ये हमारा जो आंसर है हम वहाँ तक पहुँच पाएँ. हमें 3 चीज़ें सोचनी थी. पहली चीज़ हमें ये सोचनी थी कि जो हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके जैसी स्मॉलर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है, जिसको सॉल्व करने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प हो पाए. इसेंशियली सब प्रॉब्लम्स हमें फिगर आउट करनी थी, ठीक है. स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हमें फिगर आउट करनी थी क्या हो सकती हैं. और एक बार हम सब प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लें तो हम उन सब प्रॉब्लम को रिकर्सिव कॉल्स से सॉल्व करवाते थे. इस सब प्रॉब्लम को हम खुद नहीं सॉल्व करते थे, रिकर्शन से सॉल्व करवाते थे, है ना. और पूरा ट्रस्ट रखते थे कि रिकर्शन जो है बिल्कुल सही आंसर लाके देगा, ठीक. अब यार हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे उनमें सब प्रॉब्लम्स क्या थी. लेट्स से ये फंक्शन पी आई और पी डी हैं. सो पी आई और पी डी, पी आई
एन और पी डी एन ये फंक्शंस हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने सब प्रॉब्लम क्या फिगर आउट करी थी कि यार हम पी आई एन माइनस वन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसेंशियली यहाँ पे एन माइनस वन लिख लेते हैं एक, कि भाई पी आई एन माइनस वन को हम रिकर्शन से सॉल्व करा लेंगे, इतना पार्ट रिकर्शन हमें सॉल्व करके ला के दे दे, ठीक है। इस केस में प्रिंट डिक्रीजिंग के केस में एन माइनस वन का क्या मतलब था कि ये वाला पार्ट रिकर्शन सॉल्व करके ला के दे दे। इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं, ये चीज़ें हमने रिकर्शन से सॉल्व कराई थी, ठीक है। अब यार इस केस में क्या हुआ था, एक ही सब प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसेंशियली सिर्फ हमें पी आई एन माइनस वन और पी डी एन माइनस वन का आंसर चाहिए था, ठीक है। पर यार ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स हो, अभी तो एक ही थी, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स हो और हमें उनका रिजल्ट किसी तरह से कंबाइन करके मैनिपुलेट करके बड़ा आंसर, बड़ी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी हो, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आज हम देखेंगे भी जिसमें मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। दूसरी चीज थी सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क मतलब कि यार रिकर्शन से तो जो कराना था करा लिया, पर हमारा भी तो कुछ काम है, और वो जो हमारा काम है उसे मैं सेल्फ वर्क कह रही हूँ, ठीक है। सारा काम रिकर्शन नहीं करके देगा आपको। अगर आपने n माइनस वन नंबर्स प्रिंट करा लिए हैं रिकर्शन से, तो इस n को तो हमें खुद प्रिंट करना है, ये सेल्फ वर्क था, ठीक है। अगर आपने यहाँ से n माइनस वन से 1 तक सारे नंबर्स रिकर्शन से प्रिंट करा लिए हैं, तो इस n को प्रिंट करना खुद से सेल्फ वर्क था, ठीक है। अब ये जो सेल्फ वर्क है इस केस में तो प्रिंटिंग थी, ये सेल्फ वर्क भी कुछ भी हो सकता है, कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो सकता है, कोई कुछ भी एडिशन ऑपरेशन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सेल्फ वर्क कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट देयर वुड बी समथिंग जो हम सब प्रॉब्लम्स के बाद कर रहे होंगे, ऑलराइट। तीसरी चीज थी बेस केस, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। बेस केस इसेंशियली वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, जिसका आंसर हमें डायरेक्टली पता होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेस केस वाली प्रॉब्लम है इसका आंसर किसी और सब प्रॉब्लम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 5 आया, ठीक है, तो 5 का आंसर 4 पे डिपेंड कर रहा था। अगर हमें पी आई 5 सॉल्व करना है तो पी आई 5 को सॉल्व करने के लिए पी आई 4 को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक सब प्रॉब्लम पे हम डिपेंडेंट थे। पर लेट्स से हमें पी आई 1 सॉल्व करना है, तो पी आई 1 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पी आई 0। पी आई 1 का आंसर पी आई 0 की कॉल किए बिना हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 होगा। तो इस तरह के केसेस को हम बेस केसेस कहते हैं, ऑलराइट। ओके, सो यार दैट वाज एसेंशियली ऑल दैट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। नाउ लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम यार 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड 5 फैक्टोरियल, इसेंशियली एक किसी भी गिवन नंबर n का फैक्टोरियल हम निकालेंगे, ओके। और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे फिबोनाची नंबर निकालना। मैं आपको बता दूंगी ये क्या होता है, ओके। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कि यार हमें n का फैक्टोरियल निकालना है वेयर n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। जिन लोगों को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है उनके लिए मैं एक बार फैक्टोरियल बता देती हूँ फटाफट कि क्या होता है, ठीक है। लेट्स से आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 से लेके आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 तक, ठीक है। सो इसेंशियली ये चीज़ जो है 120 आ जाएगी, तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अगर आपको याद हो तो हम मैथ्स में फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करते थे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मतलब होता है 4 से लगा के 1 तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ 24, ठीक है। सो यार ये होता है सिंपली फैक्टोरियल, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे। देखिए इसका आइटरेटिव सोल्यूशन तो काफ़ी इजी है, आप लिख भी सकते हैं उसको। हमें बस एक लूप लगाना है i इक्वल टू 1 से n तक का, और एक आंसर वेरिएबल हम रखेंगे जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और आंसर को लूप के अंदर i से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। पर ये क्वेश्चन हमें आइट्रेशन से नहीं रिकर्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब हम 3 चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे वो है सब प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम
जिनका यूज़ करके हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमें F5 कैलकुलेट करना है। F इज रिप्रेजेंटिंग फैक्टोरियल, ओके। तो F5 क्या होता है यार, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी सब प्रॉब्लम हेल्प कर सकती है, हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ऐसी कौन सी छोटी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अगर हमें पता चल जाए तो हम F5 को निकाल पाएँ। देखिए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करें तो इसमें ना 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है, जो खुद में फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लिखने लग जाऊँ तो फैक्टोरियल 4 क्या है, फैक्टोरियल 4 ये है ना, तो इसेंशियली ये जो चीज़ है ये फैक्टोरियल 4 ही है। तो अगर मुझे समहाउ फैक्टोरियल 4 का आंसर पता चल जाए, ये चीज़ फैक्टोरियल 4 है ना, ठीक। तो अगर मुझे समहाउ फैक्टोरियल 4 का आंसर पता चल जाए तो उसमें मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं इस चीज़ को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, अगर मुझे Fn निकालना है विच रिप्रेजेंट्स फैक्टोरियल ऑफ द नंबर n, तो मुझे एक बार अगर Fn-1 पता चल जाए, Fn-1 क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, तो उसमें मैं अगर n को मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ n आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सब प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ f ओनली, F4। F4 इजेंशियली इज Fn-1 F5 के केस में। तो अगर हमारे पास Fn है और हम Fn-1 का आंसर निकाल दें कहीं से और उसमें n को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आवर सब प्रॉब्लम इज कैलकुलेटिंग द आंसर ऑफ Fn-1, ठीक है। तो हमें सब प्रॉब्लम तो पता चल गई है कि यार सब प्रॉब्लम है Fn-1 का आंसर निकालना, और ये चीज़ हर एक n के लिए वैलिड है। अभी तो हमने 5 के लिए देखा, आप 10 के लिए देख लो यार। फैक्टोरियल ऑफ 10 क्या होता है, 10 × 9 × 8 ऐसे ऐसे 1 तक। और फैक्टोरियल ऑफ 9 क्या होता है, 9 × 8 × ऐसे ऐसे 1 तक। सो इसेंशियली इस चीज़ को हम फैक्टोरियल 9 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 10 भी 10 × फैक्टोरियल 9 है। तो ये जो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n × फैक्टोरियल n-1 निकल के आ रहा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n's ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, देखिए Fn इज इक्वल टू Fn-1, ये चीज़ें ट्रू हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि F0 फैक्टोरियल 0 इजेंशियली 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो अगर हम 1 के लिए इसको कैलकुलेट करने लग जाएं तो वो 1 × F0 आ जाएगा, और F0 1 ही होता है, ठीक है। सो 1 के लिए ये वैलिड है। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है यार, क्योंकि 0 के लिए अगर मुझे फैक्टोरियल 0 निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती। पहली बात तो हम नेगेटिव नंबर का यहाँ फैक्टोरियल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 0 के लिए वैलिड नहीं है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, ठीक। दूसरी चीज़ जो हमें पता करनी है वो है सेल्फ वर्क। हमें सेल्फ वर्क का वैसे आइडिया ऑलरेडी लग चुका है। हमें सेल्फ वर्क क्या करना है, ये जो हमने Fn-1 कैलकुलेट किया है ये हमारा आंसर तो नहीं है ना, ये तो एक स्मॉल आंसर है, स्मॉलर सब प्रॉब्लम का आंसर है, राइट। जो हमारा बड़ा आंसर है वो कैसे निकल के आएगा, इस Fn-1 में n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा। सो इसेंशियली Fn तो n × Fn-1 होता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने करी है n की इस स्मॉल सब प्रॉब्लम के आंसर से, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा सेल्फ वर्क है जो हम फाइनल आंसर को निकालने के लिए कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारी एक इक्वेशन टाइप की बन गई ना, एक रिलेशन, इसको हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। ये टर्म आप याद रखिए, रेकरेंस रिलेशन। इस टर्म को हम आगे भी यूज़ करेंगे, ये काफ़ी कॉमन टर्म रहेगा। तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है यार, हमारी बड़ी प्रॉब्लम और हमारी छोटी प्रॉब्लम के बीच में जो इक्वेशन बन के आई है, जो रिलेशन बन के आई है, उसको रेकरेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमें फिगर आउट करनी है वो है बेस केस। बेस केस क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम फॉर विच वी नो द आंसर ऑब्वियसली, ठीक है। जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी और सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमारे लॉजिक के हिसाब से 5 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल पे डिपेंड कर रहा है। एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका फैक्टोरियल किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
राइट। तो हम लिख सकते हैं कि अगर n हमें कभी 0 दिखे तो उसका फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा। ये हमारा बेस केस होगा, ठीक है। तो यार ये 3 कंपोनेंट्स हमें हर प्रॉब्लम के लिए ढूंढने हैं, सब प्रॉब्लम, सेल्फ वर्क और बेस केस। इस पर्टिकुलर केस में सब प्रॉब्लम हमारी क्या निकल के आई, Fn-1। हमें Fn का आंसर कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिससे Fn का आंसर आ जाए। भाई Fn-1 को सॉल्व कर लो। 5 का फैक्टोरियल चाहिए ना आपको, तो 4 का फैक्टोरियल निकाल लाओ, क्योंकि देखो ये चीज़ 5 का फैक्टोरियल है, ठीक है। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल निकाल लाओ, और 4 का फैक्टोरियल निकालना है, 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल निकाल लो और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो। सेम गोज फॉर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 2 का फैक्टोरियल चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसेंशियली जो फॉर्मूला हमें मिला हुआ है वो ये है कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। कमिंग बैक टू दी सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क क्या है, चलो सब प्रॉब्लम तो ये है कि एक छोटे नंबर का, उससे एक जस्ट छोटे नंबर का फैक्टोरियल निकाल लो, वो हमारी सब प्रॉब्लम है। उस सब प्रॉब्लम से हम असली आंसर कैसे बनाएंगे, बड़ी वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, n से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये जो हमारे पास रिलेशन बन के आई इसको रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। और बेस केस क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसका आंसर हमें ऑब्वियसली पता है, जो इस केस में 0 है कि भाई 0 दिख गया तो सीधा सीधा 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यार ये 3 काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हर एक रिकर्सिव कोड में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भरनी होती हैं और हमारा सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो यार हमें कोड करने के लिए बस इतनी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये हमें रेकरेंस रिलेशन पता चल जाए, बेस केस पता चल जाए, जो पता चल गए हैं तो हम एक बार कोड करते हैं, फिर वापस आके हम इसको एक बार और समझेंगे और ड्राई रन करेंगे, ठीक है। सो यार हमारे पास ये लेक्चर 28 का फोल्डर है। इसके अंदर हम सोर्स में एक जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रख रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर फैक्टोरियल क्लास में हम एक मेन मेथड बना लेते हैं PSVM करके, ठीक। और हमें एक मेथड बनाना है फैक्टोरियल नाम का, ठीक है। हम फैक्टोरियल नाम रख सकते हैं, F नाम रख सकते हैं, फैक्टोरियल रख लेते हैं रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये एक पैरामीटर रिसीव करेगा n, ठीक। और हमें इसका फैक्टोरियल जो है रिटर्न करना है, ठीक है। इसको कॉल करें अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से 4 का निकालते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 हमने कॉल किया है और इसका रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाने की जगह इसको डायरेक्टली इसी लाइन पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। पहली चीज़ बेस केस, ठीक है। बेस केस भरना होता है। बेस केस हमारा फिगर्ड आउट है कि अगर n 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर हमारी एक ही लाइन है इफ़ कंडीशन के अंदर, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये भी ऑप्शनल होते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखा था आप वैसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इफ़ कंडीशन के बाद अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स अगर लग गए तो सारा का सारा कोड आ जाता है, कंसिडर होता है इफ़ के अंदर। अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ नेक्स्ट लाइन जो है वो कंसिडर होती है इफ़ के अंदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता है। और हम इसको सेम लाइन के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस केस के बाद हमें क्या करना है यार, रिकर्सिव वर्क करना है। बेसिकली स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर लेके आना है। और स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर हम कैसे लेके आएंगे, रिकर्सिव वर्क से, ठीक है। सो स्मॉल आंसर है क्या हमारे केस में, एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल n-1, ठीक है। अब यार ये स्टेप हमें हमारे लिए क्या करके ला के देगा, n-1 का फैक्टोरियल ला देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि n की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है। तो ये लाइन कॉल कर रही है फैक्टोरियल 4 को, राइट। तो इस लाइन से एक्सपेक्टेशन है कि ये फैक्टोरियल 4 का आंसर करेक्टली कैलकुलेट करके ला देगी, जो 24 होता है, ठीक है। अब यार मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये जो हमने 3 स्टेप्स सोचे हैं ना, बेस केस, स्मॉलर प्रॉब्लम और सेल्फ वर्क, इन्हें हमें हाई लेवल पे सोचना है। हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि इस फंक्शन के बाद ये F5 कॉल होगा फिर F4 कॉल होगा,
बहुत ज़्यादा अगर हम थिंकिंग करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें जब हम सोच रहे हैं तो हमें स्मॉलर प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और ट्रस्ट करना है कि स्मॉलर प्रॉब्लम को रिकर्शन ठीक से कैलकुलेट करके ला देगा। ठीक है, हमें इस लाइन पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैसे आएगी और क्या वो गलत आएगी। हमें यहाँ ट्रस्ट करना है कि फैक्टोरियल 4 करेक्टली कैलकुलेट होगा और 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डाउट नहीं करना है। ठीक है, ट्रस्ट रिकर्शन यार। ठीक है, हैव फेथ ऑन रिकर्शन। ठीक, उसके बाद स्मॉलर प्रॉब्लम हमने कैलकुलेट कर ली रिकर्सिव वर्क से, स्मॉल आंसर हमने निकाल लिया। अब हमें सेल्फ वर्क करके फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो बिग प्रॉब्लम या जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसका आंसर हम निकालेंगे सेल्फ वर्क करके। ठीक है, सो इसेंशियली आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, n इंटू स्मॉल आंसर। ठीक है, ये स्मॉल आंसर है, इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो इसेंशियली ये कुछ नहीं लिखा है मैंने, n इंटू फैक्टोरियल n-1 ही लिखा हुआ है, जो भी हम डिस्कस करके आ भी रहे हैं। मैंने बस आपको ये दोनों स्टेप्स अलग अलग दिखाने के लिए, रिकर्सिव वर्क और सेल्फ वर्क के स्टेप्स अलग अलग दिखाने के लिए इनको अलग अलग लाइन्स में लिख दिया है। अब हम आंसर को कर देंगे यार यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 के लिए कैलकुलेट किया है तो 24 आंसर आना चाहिए। तो यार 24 आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, 5 के लिए भी अगर आप करेंगे तो ये ठीक ही ला के देगा। 5 के लिए आउटपुट होगा 120। ओके, सो 5 का आंसर 120 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और यार, जैसे हमने ये वेरिएबल पहले असाइन किया है आंसर में और फिर रिटर्न किया है, तो हम ये चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरर आ भी रहा है, लोकल वेरिएबल आंसर इज रिडंडेंट। ये एरर नहीं है एक्चुअली, ये बस एक सजेशन है कि हम ये रिडंडेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं। हमने आंसर वेरिएबल बनाया और उसको रिटर्न किया, तो वेरिएबल बनाने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसेंशियली सेम ही चीज़ होगी ना। और भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमने ये स्मॉल आंसर कैलकुलेट किया है इसको भी कैलकुलेट करके स्मॉल आंसर वेरिएबल में रखने की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 रख सकते हैं। ठीक है, तो यार इससे अगर हम देखें तो हमारा कोड बहुत छोटा सा हो गया है। देखिए अगर मैं ये कमेंट्स भी रिमूव कर दूं तो बस 2 लाइन का कोड हमारे पास बचा है। ये रिकर्शन का मैजिक है कि हमारा जो कोड होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। मैजिक क्या है यार, मतलब रिकर्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सिंपल होती है, बस रिकरेंस रिलेशन हमारा निकालना मेन होता है। अगर हमें एक बार ये रिकरेंस रिलेशन हम निकाल लेना कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1 है, उसके बाद हमारा काम आसान हो चुका है। फिर हमें बस बेस केस फिगर आउट करना है, बेस केस लिखना है और रिकरेंस रिलेशन को, जो भी हमारा रिकरेंस रिलेशन बना है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी कैन राइट दी सोल्यूशन ऑफ एनी रिकर्सिव प्रॉब्लम। ठीक है, बस रिकरेंस रिलेशन निकालनी है। और इसेंशियली जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये 3 चीज़ें हमें फिलअप करनी है, बेस केस, सब प्रॉब्लम और सेल्फ वर्क। ठीक है, अब ज़रा हम वापस जाते हैं और इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि कॉल्स किस तरह से हुई हैं और क्या हुआ इसेंशियली। n इक्वल टू 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, F5 कॉल हुआ है। ठीक है, मैं फैक्टोरियल 5 को F5 लिख रही हूँ। ठीक है, F5 कॉल हुआ। ठीक है, F5 की कॉल में क्या हो रहा है, F5 F4 को कॉल कर रहा है, यही हो रहा है F5 की कॉल में। और F5 की कॉल में F4 कॉल होता है और साथ साथ 5 से मल्टीप्लिकेशन होती है और जो भी रिजल्ट है वो F5 को मिल जाता है। सो इसेंशियली F5 क्या होता है यार, 5 इंटू F4। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि F5 की जब कैलकुलेशन हो रही है तो F4 की कॉल हो रही है। ठीक है, और जब F4 की कॉल हुई तो F4 की कॉल में क्या हुआ होगा, F4 की कॉल में 4 इंटू F3 वाली लाइन चली होगी। इसेंशियली F4 ने F3 को कॉल किया होगा। ठीक है, और जब F3 की कॉल हुई होगी तो F3 क्या हुआ होगा यार, 3 इंटू F2, राइट। और जब F2 कैलकुलेट हुआ होगा तो वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा भाई, 2 इंटू F1। ठीक है, और जब F1 की कॉल हुई होगी तो 1 इंटू F0। ठीक है,
ये लाइन रिटर्न हुई होगी, इसेंशियली ये चीज़ कैलकुलेट हुई होगी। अब जब F0 की कॉल होगी, इसेंशियली फैक्टोरियल कॉल होगा विद n एज 0, तब F0 हमें ऑलरेडी पता है 1 है, तो ये चीज़ डायरेक्टली 1 रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, तो 1 इंटू 1 बेसिकली 1 मिल जाएगा F1 को, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इसेंशियली जो 2 है ये F2 के लिए कैलकुलेट होके आया, तो ये चीज़ 2 आई होगी, तो 3 इंटू 2 6 बना होगा, 6 मिला होगा F3 को, तो 6 यहाँ आया होगा, तो 4 इंटू 6 मिला होगा 24 बेसिकली मिला होगा F4 को, यहाँ पे 24 आया होगा, और 5 इंटू 24 मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो बना होगा 120, जो फाइनली F5 को रिटर्न हो गया होगा, ठीक है। सो इसेंशियली इस तरह से कॉल्स हो रही है हमारी। F5 F4 को कॉल कर रहा है, F4 F3 को कॉल कर रहा है, 3 2 को, 2 1 को, 1 0 को, 0 किसी को कॉल नहीं कर रहा है, 0 -1 को कॉल नहीं कर रहा है, 0 पे हम कंडीशन लगा के, हमने बेस केस जो हॉल्टिंग कंडीशन लगाई है वहाँ पे हम 0 से 1 डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो दैट प्रूफ्स कि भाई हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल में इस तरह से काम कर रहा है और वो सही आंसर ला के दे रहा है, ठीक है। हम इस चीज़ को एक प्रॉपर ड्राई रन से भी समझ सकते हैं। हम एक लास्ट क्लास की तरह कॉल स्टैक बनाएंगे, स्टैक फ्रेम्स बनाएंगे और देखेंगे कौन सा फंक्शन कहाँ क्या रिटर्न कर रहा है। और ये जो इसेंशियली हमने इस तरह की चीज़ बनाई ना कि कॉल्स किस तरह से हो रही हैं, देखा जाए तो कॉल्स इस तरह से हो रही होंगी, F5 F4 को कॉल कर रहा होगा, F4 F3 को कॉल कर रहा होगा, F2 को, F1 को, F0 को कॉल कर रहा होगा। इसको ना यार रिकर्सिव ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन का भी रिकर्सिव ट्री देखेंगे जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इसमें तो सिंगल सिंगल कॉल्स हैं, उसमें कुछ कुछ अलग होगा, ठीक है। सो लेट्स डू अ क्विक ड्राई रन ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल है, मेन मेथड है, मेन में फैक्टोरियल कॉल हो रहा है। n की वैल्यू को यार 6 की जगह ना हम 4 ले लेते हैं, क्योंकि 6 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं ड्राई रन और एक कॉल स्टैक बनाते हैं। ये हमारा कॉल स्टैक है। सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर मेन मेथड आएगा, है ना। मेन मेथड की स्टैक फ्रेम बनेगी। आई होप ये कॉल स्टैक और स्टैक फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, सो हम इसके अंदर आए हैं लाइन नंबर 9 पे। ऑल्सो आई होप कि आपको ये लाइन नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 10 तक लाइन नंबर्स हैं, ठीक है। लाइन नंबर 9 पे कुछ प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट क्या हो रहा है, फैक्टोरियल 4, जो कि कैलकुलेट होगा पहले। फैक्टोरियल 4 क्योंकि एक मेथड कॉल है, तो पहले वो जाके कैलकुलेट होगी, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक स्टैक फ्रेम हम बनाएंगे, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब हम उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को हर जगह f लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो f नाम की, f के लिए एक स्टैक फ्रेम बनी जिसको वैल्यू मिली है n की 4, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर n की वैल्यू हमको मिली है 4, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है। लाइन नंबर 3 में चेक करते हैं, n 0 है क्या? नो, इट्स नॉट 0। सो लेट्स मूव टू लाइन नंबर 6 डायरेक्टली, ठीक है। हम कहाँ पर आ गए हैं? लाइन 6 पर आ गए हैं। और लाइन 6 पे क्या हो रहा है? लाइन 6 पे यार रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पर रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न स्टेटमेंट में एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है n की फैक्टोरियल n-1 से। अब क्योंकि यहाँ पर एक मेथड कॉल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी तभी प्रोसीड होगी जब पहले इसका आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है। रिटर्न भी तभी होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो लाइन नंबर 6 पे हम अभी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लाइन नंबर 6 की प्रोसेसिंग अभी चल ही रही है। वाई? क्योंकि यहाँ पर एक मेथड कॉल है, इसका आंसर यहाँ पे इंस्टेंटली नहीं पड़ा हुआ है। मेथड कॉल होगी, आंसर आएगा, तब मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। अब क्योंकि एक नई मेथड कॉल हो रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी। तो यहाँ पर एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी जिसको n की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर हम फैक्टोरियल 4 पे है ना, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसा कुछ हम लिख रहे हैं। तो इस वाली कॉल के लिए n 3 रिसीव हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार कि n इक्वल टू 4 वाली कॉल में हमने 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसा कुछ करने की कोशिश की है लाइन नंबर 6 पे। पर फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं है, तो उसकी कॉल हुई एंड वी मेड अ स्टैक फ्रेम फॉर इट, ओके। सो हम यहाँ से वापस आए यहाँ पर, n की वैल्यू 3 है, 0 नहीं है, तो हम लाइन नंबर 6 पर
फिर से लाइन नंबर 6 पर ही आकर हम अटक गए हैं। लाइन नंबर 6 में अगेन रिटर्न स्टेटमेंट है, लेकिन एक फैक्टोरियल की कॉल है, एक मेथड कॉल है, तो हमें एक्सप्रेशन का आंसर डायरेक्टली नहीं पता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि n की वैल्यू 3 मिली हुई है ना, तो 3 इंटू F2 कॉल हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, सो वो चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख दी है कि भाई 3 इंटू F2 की वैल्यू निकलनी है, रिटर्न होनी है इसेंशियली लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, ओके, तो F2 की कॉल के लिए स्टैक फ्रेम बनाते हैं। इसको N2 रिसीव हुआ, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे। क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं, तो लाइन 6 पे आ जाओ डायरेक्टली, और लाइन 6 पे अगेन वी हैव 2 इंटू फैक्टोरियल 1, बिकॉज n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। ऑलराइट, सो 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 इज अनदर मेथड कॉल, राइट? सो इसके लिए एक नई स्टैक फ्रेम बनाते हैं। f n की वैल्यू रिसीव हुई 1। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली F1 की कॉल हुई है एंड वी आर बैक हियर ऑन लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 3 पे पहुँचेंगे, n 1 है, 0 नहीं है, सो अगेन वी विल बी ऑन लाइन नंबर 6। ठीक, लाइन नंबर 6 में वी आर डूइंग n इंटू Fn-1, और n फिलहाल 1 है, तो Fn-1 0 हो जाएगा। F0 इज अनदर मेथड कॉल, सो वी विल मेक अनदर stack frame for function f and n will be 0 this time. Okay, so from here we are back to this place. Basically f0 की कॉल हुई है यहाँ पे 1 इंटू f0, एंड f0 के लिए हम यहाँ पर फिर से आ गए। ठीक, तो f0 वाले मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, लाइन नंबर 3 पे आएंगे, n 0 है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव हिट दिस कंडीशन। ओके, अगर n 0 है तो हम लाइन नंबर 4 पे 1 को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस बार लाइन से हम लाइन नंबर 4 पे हैं और हमने लाइन नंबर 4 से 1 रिटर्न किया है, हमने कोई वैल्यू रिटर्न की है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी? देखिए, जहाँ पे भी F0 मेथड कॉल हुआ होगा वहीं पर ये 1 वैल्यू रिटर्न होगी। F0 को किसने कॉल किया था? जब हम F1 वाली कॉल पे थे तब हमने 1 इंटू F0 लिखा था ना, तो F1 ने कॉल किया था F0 को। ये चीज़ यहाँ पे भी विजिबल है। जब ये रिटर्न होगा तो ये स्टैक फ्रेम से हट जाएगा। ठीक है, और वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी जाके? क्या पड़ा हुआ है स्टैक के टॉप पे? F1 वाली कॉल, और यहाँ हमने लिख भी रखा है F1 इंटू F0। तो F0 ने क्या वैल्यू रिटर्न करी है यार? F0 ने रिटर्न करी है वैल्यू 1। ठीक है, देखिए एक चीज़ है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंट इंक्रीजिंग और प्रिंट डिक्रीजिंग किया था, उसमें हम रिटर्न तो करते थे, ऐसे करके हम रिटर्न तो करते थे, पर क्योंकि वो वॉइड था तो हम उससे कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करते थे। वहाँ पे रिटर्न करने का मतलब था कि मेथड कंप्लीट हो गया है और फ्लो जो है आप स्टैक में अब जो भी टॉप पे पड़ा हुआ है उसको दे दो, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं रिटर्न होती थी। ठीक है, पर इस केस में एक एक्चुअल वैल्यू रिटर्न हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें 1 वैल्यू मिल गई है। ओके, विच इज़ ऑन लाइन नंबर 6। सो लाइन नंबर 6 पे आते हैं अब हम, और ध्यान रखिए अब हम लाइन नंबर 6 पर हैं, पर कौन सी कॉल के लिए लाइन 6 पे हम? F1 वाली कॉल के लिए हम लाइन 6 पे हैं। ठीक है, तो F1 वाली कॉल में 1 इंटू F0 अब इवेल्युएट हो सकता है। पहले इवेल्युएट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास F0 की वैल्यू नहीं थी, पर अब F0 की वैल्यू 1 है, वो हमें पता है, तो अब हम 1 इंटू 1 कर सकते हैं F1 वाली कॉल में। ठीक है, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। ठीक है, सो F1 वाली कॉल भी अब रिटर्न कर रही है, और क्या वैल्यू वो रिटर्न कर रही है? क्योंकि F0 की वैल्यू 1 ही है तो वो 1 इंटू 1 1 ही रिटर्न कर रही है। ये वाली कॉल भी 1 रिटर्न कर रही है। ये जो n इक्वल टू 0 वाली कॉल थी इसने भी 1 रिटर्न किया है, और ये F1 वाली कॉल भी 1 ही रिटर्न करेगी क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है। ठीक है, सो ये चीज़ भी 1 रिटर्न कर रही है। एंड वेयर विल इट रिटर्न? जहाँ पे भी F1 कॉल हुआ होगा। F1 कहाँ कॉल हुआ है? देखिए F2 वाली कॉल में कॉल हुआ था जहाँ हमने 2 इंटू F1 लिखा था। ये चीज़ हमने स्टैक में भी लिख के रखी हुई है। अगर ये चीज़ स्टैक से रिमूव हो रही है और ये रिटर्न कर रही है
तो ये एफ एन इक्वल टू 2 वाले फंक्शन पे रिटर्न कर रही है, ठीक है। स्टैक में लीफो स्ट्रक्चर होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये वाली चीज़ रिमूव हुई, तो अब जो टॉप पर है वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ F1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। चलो एक काम करते हैं, हम लिखते हुए चलते हैं। F0 की वैल्यू हमें 1 मिल गई, F1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम क्या कर रहे हैं, F1 से रिटर्न करवा रहे हैं, और कहाँ रिटर्न हो रही है ये, F2 में, ठीक है। तो ये लाइन जब चलेगी तो 2 × 1 कैलकुलेट होगा, और इस लाइन पे लाइन 6 पे हो क्या रहा है, 2 × 1, चलो मल्टीप्लाई हो गया, कैलकुलेट हो गया, उसके बाद रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सो इसेंशियली अगर रिटर्न हो रहा है तो ये वाली चीज़ भी स्टैक फ्रेम से हट जाएगी, और ये रिटर्न कर जाएगी वहाँ पे जहाँ इसको कॉल किया गया था, ठीक है। ये कॉल हुई थी यहाँ पे, और रिटर्न क्या हुआ है यार, रिटर्न हुआ है 2 × 1 विच इज़ नथिंग बट 2 ओनली, राइट। सो 2 रिटर्न हुआ, ठीक। सो इसेंशियली किसने 2 रिटर्न किया, F2 वाली कॉल ने, ये F2 की कॉल थी ना, इसने 2 रिटर्न किया, ठीक। और रिटर्न कहाँ किया इसने 2, जहाँ पे इसको कॉल किया गया था। इसको कॉल कहाँ किया गया था, इसको कॉल किया गया था F3 में। आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, F2 को कॉल किया गया था F3 में, ठीक है। तो F2 की वैल्यू 2 रिसीव होगी F3 वाली कॉल में, जहाँ पे 3 × F2 लिखा था, और F2 की वैल्यू क्या रिसीव हुई है, 2। 3 × 2 कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, 3 × 2, ये F2 तो अब 2 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे चलो 2 लिख देते हैं, तो 3 × 2 इसेंशियली यहाँ पर क्या वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 6, लाइन नंबर 6 पे, ठीक। और वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, 6 रिटर्न होगा इस बार, ठीक है। तो अब F3 ने भी रिटर्न कर दिया। F3 ने क्या रिटर्न किया, F3 ने रिटर्न किया है 6, ठीक। F3 ने किसको रिटर्न किया होगा, F3 को कॉल किसने किया था, F4 ने, तो F3 ने F4 को रिटर्न किया होगा, ठीक है। और F4 वाली कॉल में क्या हुआ है, 4 × F3, इस तरह की लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 × F3 लिखा हुआ है। इस F3 की जगह अब हमारे पास वैल्यू है 6, तो हम 4 × 6 24 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब 24 हो गई F4 वाली कॉल के लिए, और यहाँ पर भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 6 पे हैं हम, और लाइन नंबर 6 रिटर्न कर रही है। सो इसेंशियली F4 24 रिटर्न कर रहा है। कहाँ रिटर्न करेगा यार, जहाँ इसको कॉल किया गया होगा। F4 को कहाँ कॉल किया था हमने, F4 को कॉल किया है हमने मेन से। अब अगर ये भी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो जाए, कॉल स्टैक से रिमूव हो जाए, तो अब टॉप पे मेन पड़ा हुआ है, तो ये मेन को रिटर्न करेगा, मेन की लाइन नंबर 9 पे। तो इस जगह पर 24 आ गया। सो इसेंशियली हमने 24 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो यार ये था इसका ड्राई रन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग इज एक्चुअली अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड nth फिबोनाची नंबर। nth फिबोनाची नंबर कैसे निकालना है, उससे पहले हम समझते हैं कि फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। तो यार एक फिबोनाची सीरीज़ करके हमारे पास एक सीरीज़ है, एक स्टैंडर्ड सीरीज़, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ इसको बोलते हैं। और ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ यार 0 से शुरू होती है। इसकी पहली टर्म 0 होती है, इसकी दूसरी टर्म 1 होती है, या आप इसको 0th टर्म भी कह सकते हैं। ये इसकी 0th टर्म है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। इसकी अगली टर्म 1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म इसेंशियली 1 होती है। नेक्स्ट टर्म इज़ 2, थर्ड टर्म इसेंशियली। उसके अगली टर्म 3 होती है, और उसके अगली टर्म 5 होती है, और उसके अगली टर्म 8 होती है। ऐसे कर करके ये सीरीज़ कहीं तक भी जा सकती है। पर आप बोलेंगे कि यार क्या लिख दिया, ये क्यों 0 1 1 2 3 5 8, क्या पैटर्न है। देखिए अगर आपने पैटर्न ऑलरेडी नोटिस कर लिया है, तो हर एक नंबर पिछले वाले 2 नंबर्स का सम है। 8 इज सम ऑफ 3 + 5, ठीक है। 5 इज सम ऑफ 3 and 2, ठीक। 3 इज सम ऑफ 2 and 1, 2 इज सम ऑफ 1 and 1,
दिस वन इज सम ऑफ 1 एंड 0. 1 शुड बी सम ऑफ 0 एंड समथिंग, बट इसके पीछे कोई टर्म नहीं है ऑब्वियसली. तो जो 0th टर्म है और फर्स्ट टर्म है ये हमने फिक्स कर दी है. ये 0 1 है, ये पिछले दो नंबर्स का सम नहीं होती, क्योंकि 1 निकालने के लिए पीछे दो नंबर है ही नहीं, 0 निकालने के लिए पीछे दो नंबर है ही नहीं. तो 0th टर्म और फर्स्ट टर्म 0 और 1 फिक्स हैं. उसके आगे की सारी टर्म्स कैलकुलेट हो रही हैं पिछले दो टर्म्स को ऐड करके. तो हम इसेंशियली प्रीवियस टर्म ऐड कर रहे हैं और प्रीवियस की भी प्रीवियस टर्म ऐड कर रहे हैं. मैं इसको प्रीवियस लिख दूँ अगर, ठीक है. तो इन दोनों का सम निकाल के हम करंट टर्म निकालते हैं. ये फिबोनाची सीरीज होती है. तो अगर मैं इसको फॉर्मली लिखूं तो करंट टर्म इज प्रीवियस टर्म प्लस प्रीवियस की भी प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म. यार इस तरह से निकलते हैं फिबोनाची सीरीज के नंबर्स. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक नंबर दिया होगा n, ठीक है, और आपको बताना है कि फिबोनाची सीरीज में nth टर्म कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको n5 दे दिया जाए तो आपको बताना है कि 5th टर्म कौन सी है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5th टर्म 5 है. अगर आपको n6 दे दिया जाए, यहाँ पे 6 आना चाहिए था. अगर आपको n6 दे दिया जाए तो आंसर 8 आना चाहिए. n आपको 3 दे दिया जाए तो आंसर 2 आना चाहिए. n अगर आपको 7 दे दें तो 8 + 5 13 आना चाहिए, ठीक है. सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. चलो क्वेश्चन क्लियर है तो अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. रिकर्शन से सॉल्व करना है. अब रिकर्शन से सॉल्व करना है तो 3 चीज़ें सोचनी है, ठीक है. हर क्वेश्चन में यार हम ये 3 ही चीज़ें सोच रहे होंगे यूजुअली, ठीक. पहली चीज़ कि सब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें, कौन सी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन सी सब प्रॉब्लम का आंसर हमारा हेल्प करेगा, ठीक है. ये चीज़ तो यार हमें डेफिनेशन में ही दिख गई. वैसे अगर मुझे करंट टर्म निकालनी है तो मुझे पिछली दो टर्म्स का अगर आंसर पता चल जाए तो मैं करंट टर्म बहुत ईजिली निकाल सकती हूँ. अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और ठीक से लिखूँ तो लेट्स से हमारे पास एक मेथड है f, और एफ एन क्या करता है, nth फिबोनाची टर्म रिटर्न करता है, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि करंट टर्म एफ एन है, ठीक है, तो मुझे प्रीवियस टर्म का आंसर चाहिए. प्रीवियस टर्म क्या होगी, अगर एफ एन करंट टर्म दे रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस टर्म कौन देगा, एफ एन -1, राइट. और प्रीवियस से प्रीवियस कौन देगा, एफ एन -2, ठीक है. देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है कि अगर मान लीजिए n6 आ जाता है तो 6 निकालने के लिए आपको 5 और 4 चाहिए होंगे ना. सो इसेंशियली n की वैल्यू लेट्स से 6 है, तो आपको f6 निकालने के लिए f5 और f4 चाहिए होंगे. इसी चीज़ को अगर हम n के टर्म्स में लिख दें तो fn क्या है, fn -1 प्लस fn -2. तो क्या सब प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें चाहिए इस बार. एक तो fn -1 कहीं से पता चल जाए, एक fn -2 कहीं से पता चल जाए. इसेंशियली हम रिकर्शन से ही पता लगवाएंगे ये चीज़. तो हम ये कह रहे हैं कि यार ये दोनों वैल्यूज़ मुझे रिकर्शन ला के दे दे. अगर ये दोनों वैल्यूज़ मेरे को रिकर्शन ला के दे देता है तो बस मैं इनको ऐड कर दूंगी और अपना आंसर निकाल दूंगी, ठीक है. तो सब प्रॉब्लम समझ आई हमें. कैसे सोचा हमने, एक बार फिर से, क्या वो प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका आंसर मुझे पता हो और मैं बड़ी वाली प्रॉब्लम का आंसर निकाल पाऊँ. क्या वो छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आंसर पता होने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बड़ी प्रॉब्लम है fn, ठीक है, और fn यूजुअली क्या होता है, इसके केस में अगर f रिप्रेजेंट कर रहा है फिबोनाची नंबर, nth फिबोनाची नंबर, तो fn होता क्या है, fn -1 प्लस fn -2. तो मुझे इसेंशियली इन दोनों का आंसर पता चल जाए तो मेरे को बस इनको ऐड करना है, ठीक है, और मेरा काम हो जाएगा. सो मुझे रिकर्शन से ये काम कराना है. हमें पता चल गया कि हमें रिकर्शन से ये काम कराना है. अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हम रिकर्शन से एक काम कराते थे, ठीक है, fn -1 यूजुअली कराते थे. पर इस बार हम रिकर्शन से fn -1 भी कराएंगे और fn -2 भी कराएंगे, क्योंकि हमें fn निकालने के लिए सिर्फ fn -1 नहीं चाहिए. fn जो है सिर्फ fn -1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो fn -2 पे भी डिपेंड कर रहा है. तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है. कूल. अगली चीज़ हमें पता होनी चाहिए
कि चलो सब प्रॉब्लम तो सॉल्व करके ला दी रिकर्शन ने, हमें खुद क्या करना है वो भी हमें काफ़ी विजिबल है इस वक्त पे, दिख रहा है हमें कि यार हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जो सब प्रॉब्लम से आंसर्स आए हैं उनको ऐड कर देना है। तो ये जो हमने एडिशन करी है ये सेल्फ वर्क है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए एक रिकरेंस रिलेशन बन गई है हमारे पास, बड़ी प्रॉब्लम में और छोटी प्रॉब्लम्स में क्या रिलेशन है ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, ठीक है। चलो ये भी बढ़िया। अगली चीज़ हमें चाहिए बेस केस। बेस केस मतलब सबसे छोटे वो चीज़ें जिनका आंसर हमें पता है, सबसे छोटे केसेस देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे एक तो ज़ीरो है, ज़ीरो का आंसर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही है, ज़ीरोथ टर्म का आंसर ज़ीरो ही है पीछे, क्योंकि कोई और टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो एक बेस केस तो हमारे पास n इक्वल टू ज़ीरो है। अगर n ज़ीरो होता है तो हमें आंसर 1 बोल देना है सीधा सीधा, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक केस हो गया ये। क्या और भी कोई चीज़ हमें करनी चाहिए? देखिए 1 के केस में भी हमें कुछ करना चाहिए। फर्स्ट टर्म जब हम निकालने जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास पीछे दो चीज़ें नहीं है, एक ही टर्म पीछे पड़ी हुई है। और हमारे लॉजिक के हिसाब से जो फिबोनाची सीरीज़ की डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी पिछली दो टर्म्स का सम चाहिए होता है, पर फर्स्ट टर्म के पीछे दो टर्म्स है ही नहीं, एक ही टर्म है। तो हम जब भी हमें बोला जाएगा फर्स्ट टर्म का आंसर बताओ तो हम पिछले वाली दो टर्म्स कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, हम 1 बोल देंगे आंसर को, ठीक है। तो जब भी हमें n1 दिखेगा तब हम आंसर 1 बोल देंगे। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये चीज़ ज़ीरो है। जब भी हमें n0 दिखेगा तब हम आंसर 0 बोलेंगे, क्योंकि ज़ीरोथ टर्म का आंसर 0 है ना, ज़ीरोथ टर्म फिबोनाची सीरीज़ की 0 ही होती है, फर्स्ट टर्म 1 होती है, ठीक है। तो यार इस केस में हमारे पास दो बेस केसेस हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक बेस केस होता था, आगे भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मल्टीपल बेस केसेस होते हैं, मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बेस केस निकल आए कि भाई n0 है तो आंसर 0, n1 है तो आंसर 1, ठीक है। और सब प्रॉब्लम भी हमारे पास दो थी इस केस में, ठीक है। सो समराइजिंग इट, हमने तीन चीज़ें निकाली, सब प्रॉब्लम, सेल्फ वर्क, बेस केस। सब प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर हमें fn का आंसर निकालना है और fn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज fn रिप्रेजेंट, fn रिप्रेजेंट्स दी nth फिबोनाची नंबर। अगर हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं यार, कोई हमें आके ना n-1th फिबोनाची नंबर बता दे और n-2th फिबोनाची नंबर बता दे, और ये कोई कौन है, ये कोई और कोई नहीं, खुद रिकर्शन है, ठीक है। तो रिकर्शन अगर हमें fn-1 और fn-2 बता दे तो हम fn निकाल लेंगे। fn कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा काम हम खुद भी कर लेंगे। आप रिकर्शन से fn-1 fn-2 कैलकुलेट करवा दो और हम इन दोनों को ऐड करने का काम खुद से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ वर्क हो गया। उसके बाद हमने बेस केस देखा कि भाई 0 और 1, ज़ीरोथ टर्म और फर्स्ट टर्म जो है वो उनके लिए कोई सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं जिनसे हम आंसर कैलकुलेट कर सकें, और वो छोटे से केसेस हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। हम सीधा 0 अगर देखेंगे इनपुट में तो 0 रिटर्न कर देंगे, 1 देखेंगे इनपुट में तो 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पर ये चीज़ हम किसी बड़ी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। आई होप ये बेस केस वाली चीज़ आप समझ पा रहे हैं। मान लो 7 आ जाए, 7th टर्म बताओ, तो 7th टर्म तो नहीं पता, 7th टर्म तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेस केस हो गया। ये हो गई यार हमारी हाई लेवल थिंकिंग। रिपीटिंग अगेन, हमें क्वेश्चन का लॉजिक बनाते वक्त हाई लेवल थिंकिंग करनी है। हम इतना सोच के अब जाके ना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कोड लिखेंगे, फिर इधर वापस आएंगे और इसको और देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे, कोड का ड्राई रन करेंगे, ठीक है। सो सोर्स के अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फिबोनाची, ठीक। यहाँ हमने मेन मेथड बना दिया और हमें एक और मेथड लिखना है, फिब बोल देते हैं या एफ भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं उसको कोड में लिखते वक्त फिब लिख देती हूँ, ठीक है। ये n रिसीव करेगा एंड इट शुड रिटर्न nth फिबोनाची नंबर, ठीक। अब यार सेम तीन चीज़ें करनी है हमें। बेस केस लिखना है। बेस केस क्या है, दो बेस केसेस हैं। पहला बेस केस है कि अगर n 0 है तो 0 ही रिटर्न कर दो, क्योंकि 0th टर्म फिबोनाची सीरीज़ में 0 ही होती है। दूसरा बेस केस है
कि अगर n 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस केस, 2 बेस केसेस। अब हम इस कोड को ना थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा कंसाइज करके। आप देखिए, अगर 0 आता है तो 0 रिटर्न होता है, 1 आता है तो 1 रिटर्न होता है। सो इसेंशियली जो भी n की वैल्यू आ रही है, अगर मैं यहाँ पर मान लो n लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि n यहाँ पर 0 ही था ना, और यहाँ पर n 1 ही था। तो अब 0 आया तो 0 ही रिटर्न हो रहा है, 1 आया तो 1 ही रिटर्न हो रहा है। लॉजिक में हमारी कोई चेंज नहीं आया। पर हम यहाँ पर देखो, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे हैं, तो हम इन दोनों इफ्स को कंबाइन कर सकते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहीं पर ये कंडीशन ऐड कर सकती हूँ कि यार n अगर 0 है या n 1 है, ठीक है, तो n रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अगर n 0 आता है या फिर ये और ऑपरेटर है, ठीक है, या फिर n 1 आया है तो n रिटर्न कर दो, ठीक। बेस केस सॉर्टेड है। अब सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 2 सब प्रॉब्लम्स है ना। पहली सब प्रॉब्लम है कि प्रीवियस फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो प्रीवियस फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करवा लेते हैं रिकर्शन से, फिबोनाची n-1, ठीक। दूसरी सब प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस से प्रीवियस वाला, ठीक है, n-1 तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन n-2 भी कैलकुलेट करना है, तो वो भी कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे स्मॉल आंसर्स हो गए जो हमें रिकर्शन ने करके ला के दिए। सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिव वर्क इजेंचुअली, ठीक। अब हम यहाँ पर ट्रस्ट करेंगे कि ये चीज़ सही कैलकुलेट होकर आ रही होगी, ठीक है। अब हमें अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो फाइनल आंसर होगा इन दोनों का सम, राइट। प्रीवियस वाला फिबोनाची नंबर और उससे प्रीवियस वाला फिबोनाची नंबर, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्रीवियस प्लस प्रीवियस। और इसके बाद में यार यहाँ पर रिटर्न आंसर लिखने वाली हूँ, पर फिर वही आंसर वेरिएबल हम क्यों ही बनाएं, हम डायरेक्टली प्रीवियस प्लस प्रीवियस को रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल्फ वर्क है, ठीक है। तो देखो यार, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, बेस केस भर दिया, सब प्रॉब्लम्स भर दी और सेल्फ वर्क भर दिया, बस। तो रन करते हैं इसको। अच्छा, हमने कॉल नहीं किया है तो कॉल भी तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं 5th फिबोनाची नंबर से। 5th चेक करेंगे, 6 चेक करेंगे। 5th क्या था, देखिए 5th 5 ही है, 5th के लिए 5 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने 5 ही प्रिंट कर दिया है, फिबोनाची को कॉल ही नहीं किया है, तो फिबोनाची ऑफ 5, ठीक है। सो फिबोनाची ऑफ 5 विल बी 5, ठीक है। सो 5 ही आ रहा है। 6th कैलकुलेट करते हैं, 6th फिबोनाची नंबर। 6th फिबोनाची नंबर क्या होगा, 6th फिबोनाची नंबर 8 था, ठीक है। तो देखो 8 आ गया। 7th फिबोनाची नंबर 13 आएगा, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, हम ना पहले 10 फिबोनाची नंबर्स, या इसेंशियली 11, 0 से 10 तक, 0th फिबोनाची नंबर से 10th फिबोनाची नंबर तक सब प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। पूरी सीरीज़ प्रिंट कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन कई बार ये होता है कि आपको ना n इनपुट दिया होता है, ये n यूज़र से दिया होता है, और ये लिखा होता है कि nth टर्म तक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करिए, ठीक है। तो हम इस तरह का कोड लिख के nth टर्म तक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो देखिए, 0th टर्म 0, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 3, फिफ्थ टर्म 5, ऐसे ये 6, 7, 8 सारी हमने 10th टर्म तक यार प्रिंट कर दी। और आप वेरीफाई कर लीजिए, सब ठीक आ रहा है। 13 इज़ 8 + 5, 21 इज़ 13 + 8, राइट। 34 इज़ 21 + 13, ऑल राइट। अब एक चीज़ और यार, हमने ये जो प्रीवियस और प्रीवियस नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, ये भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये सब हटा सकते हैं। और एक चीज़ और यार, ये जो मैं मल्टी लाइन कमेंट्स कर रही हूँ ना, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल। आप कंट्रोल दबाइए और / सेलेक्ट कर लो जो भी कमेंट करना है और ऐसा कर दो, ठीक। और अनकमेंट के लिए भी सेम चीज़, कमेंटेड होगा तो अनकमेंट हो जाएगा, अनकमेंटेड होगा तो कमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये सब भी लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर
रिटर्न फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी सेम काम करेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं आने वाला लॉजिक में, क्योंकि हमने बस यहाँ पे यार डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका कोड बस इतना सा हो गया। ठीक है, एक बार रन करके वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि कॉल तो हमने कर ही रखा है नीचे से पूरा सीरीज़, तो ये सेम ही चल रहा है। ठीक है, ड्राई रन करते वक्त यार मैं आपको ये दोनों अलग अलग दिखा दूंगी, जिससे आपको ड्राई रन थोड़ा क्लियरली समझ आए, पर मैं इसको यहाँ पे कमेंटेड ऐसे छोड़ रही हूँ। और ये हमने 2-3 लाइन का आराम से बढ़िया सा कोड लिख लिया है फिबोनाची का। ठीक है, अब ज़रा इसको थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने आपको एक रिकर्सिव ट्री नाम की टर्म बताई थी, वो रिकर्सिव ट्री फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करते वक्त जो हम मेथड बनाए हैं उसमें क्या रिकर्सिव ट्री बना है इस लॉजिक का, वो देखते हैं। लेट्स से यार आपको n5 मिला है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड है फिबोनाची 5, देखिए यहाँ पे ये फिबोनाची 5 जो हमारा मेथड है, इसके अंदर हम 2 कॉल्स कर रहे हैं। फिबोनाची 5 f4 को भी कॉल कर रहा है और f3 को भी कॉल कर रहा है। सो एसेंशियली मैं यहाँ पर इसका रिकर्सिव ट्री बना रही हूँ फ़िलहाल। f5 ने 2 कॉल्स की, f4 और f3। ठीक है, और हुआ क्या इसेंशियली f5 वाली कॉल में इन दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट हुआ और ऐड होके f5 को रिटर्न हो गया। ठीक है, f4 और f3 क्या क्या है, शायद ये जो है ये 2 था और ये 3 था, है ना। थर्ड टर्म 2 है और फोर्थ टर्म 4 है, और इन दोनों का सम आके 5 रिटर्न हो जाता है। ठीक है, बट इसेंशियली यहाँ मैं आपको कॉल्स दिखा रही हूँ कि कौन किसको कॉल कर रहा है। f5 2 चीज़ों को कॉल कर रहा है इस बार। ठीक है, f4 और f3 को। जब f4 की कॉल हुई होगी तो f4 ने f3 को कॉल किया होगा और f2 को कॉल किया होगा, f3 ने f2 को और f1 को कॉल किया होगा। सिमिलरली f2 और f1 यहाँ से कॉल हुए होंगे और f2 ने f1 और f0 को कॉल किया होगा। अगेन 2 ने f1 और f0 को कॉल किया होगा, और f1 ने क्या किया होगा, क्या f1 ने कोई कॉल की है? नहीं, f1 ने कोई कॉल नहीं की। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉल नहीं हुई होगी क्योंकि ये वाली कंडीशन मैच हो गई होगी ना। 1 के लिए तो हम, अगर फिबोनाची 1 कॉल होती है तो हम सीधा 1 ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो मूविंग बैक हियर, f2 ने लेकिन f1 और f0 को कॉल किया होगा। ठीक है, तो अब f1 के लिए सीधा सीधा 1 आ गया होगा, f0 के लिए 0 आ गया होगा, f1 के लिए 1 रिटर्न हो गया होगा, f1 के लिए 1, f0 के लिए 0। यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो नोड्स हैं इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। ये काइंड ऑफ ट्री बन गया हमारा, और ट्री के हर एक ऐसे पॉइंट को हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये रिकर्सिव ट्री है और ये हमने हर एक नोड इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दी। तो इसका रिकर्सिव ट्री कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब रिकर्सिव ट्री से हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आंसर्स किस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं। देखिए, ये यहाँ से ये वाली चीज़ फॉलो करते हुए चलते हैं। f1 क्या रिटर्न हुआ होगा, 1, f0 रिटर्न हुआ होगा 0, और इसेंशियली ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे 1 और 0 ऐड हुए होंगे तो 1 आ गया होगा, तो इसेंशियली f2 को मिला होगा 1, राइट। f1 तो खुद में 1 ही है, राइट, तो 1 और 1 ऐड हुए होंगे तो f3 को मिल गया होगा 2। ठीक है, f3 2 हो गया, और f2 क्या होगा, f2 के लिए ये 1 और 0 ऐड हुए होंगे तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1 है, 2 और 1 ऐड हुए होंगे तो f4 को 3 मिला होगा। ठीक है, f4 3 मिल गया, लेकिन इस वाले f3 के वैल्यू अभी हमें नहीं पता, इन दोनों को इसेंशियली ऐड करना है, पर f3 की वैल्यू अभी नहीं पता अभी हमें। तो f3 की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो के नीचे पहुँचेंगे हम, और यहाँ से हमें नीचे से मिलनी शुरू होगी। ठीक है, सो f यहाँ पे लिख लेते हैं कि यार ये चीज़ 3 कैलकुलेट होकर आई है, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 0 है, सो f2 1 मिला होगा हमें यहाँ पर। ठीक है, और f1 तो 1 ही होता है, तो f3 यहाँ पर 2 मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड हुए होंगे। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ बोथ f4 एंड f3, तो f4 और f3 ऐड हुए, 3 और 2 ऐड हुए, एंड वी गॉट 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यार
F5 के लिए बहुत सारी कॉल्स हुई हैं और वो कॉल्स कई बार हुई हैं। F4 यहाँ पर कॉल हुआ है, F3 यहाँ पर कॉल हुआ है, उसके बाद F3 यहाँ भी कॉल हुआ है। तो इस तरह से पूरा ट्री बना है, बहुत सारी कॉल्स हुई हैं और आंसर्स जो हैं कैलकुलेट होकर आए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ क्विक ड्राई रन फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे आई एम नॉट श्योर कि इफ द ड्राई रन इज़ गोना बी क्विक, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं तो ड्राई रन थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आपको और मुझे दोनों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है ड्राई रन करते वक्त। ठीक है, चलो। तो यार मेन मेथड है ये हमारे पास, इससे फिबोनाची कॉल हो रहा है। हम n=3 के लिए यार कॉल करेंगे। ठीक, बहुत सारी कॉल्स क्योंकि हो जाएंगी अगर 6 के लिए करेंगे तो। और लेट्स डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा कॉल स्टैक है। इसके अंदर सबसे पहले तो यार मेन ही होगा। मेन में लाइन नंबर 11 पे फिबोनाची फंक्शन कॉल हुआ है, फिब फंक्शन कॉल हुआ है n=3 वैल्यू के साथ। एक चीज़ और करेंगे यार, ये जो हम स्टैक कॉल स्टैक बना रहे हैं इसके साथ साथ हम रिकर्सिव ट्री भी बनाएंगे। रिकर्सिव ट्री इस बार हम इस हिसाब से बनाएंगे, पहले तो हमने ऐसे ही देख लिया था ना डायरेक्टली। रिकर्सिव ट्री अभी हमने डायरेक्टली ऐसे देखा हुआ है कि भाई F5 की अगर कॉल है तो F5 F4 और F3 को कॉल करता है, F4 F3 और F2 को कॉल करता है। हमने इस तरह से देखा है F3 F2 और F1 को। बट अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिकर्सिव ट्री है ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में बनाएंगे जिस ऑर्डर में कॉल्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से यार F3 की कॉल हुई है, F3 में हम पहुँचेंगे, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लाइन नंबर 6 पे आएंगे। लाइन नंबर 6 में प्रीवियस कैलकुलेट हो रहा है, मैं प्रीवियस को सिर्फ P लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस इज़ फिबोनाची n-1, फिब n-1, n3 है। सो n=3 से देखते हैं, हम F3 से शुरू कर रहे हैं। F3 से F2 कॉल हो रहा है। ठीक है, तो एक और स्टैक फ्रेम बनेगी n=2 के लिए। ठीक, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, n=2 के लिए। तो यहाँ से वापस यहाँ पहुँचे लाइन 6 से, और ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर से लाइन 6 पे आए। ठीक, लाइन 6 पे प्रीवियस कैलकुलेट होना है एक मेथड कॉल से। ठीक है, हम ध्यान रखिए हम अभी फिबोनाची 2 की मेथड कॉल में हैं। फिर F3 ने F2 को कॉल किया है और अभी हम F2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी हम F2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ हम कॉल स्टैक से भी देख सकते हैं और ये चीज़ हम रिकर्सिव ट्री से भी देख सकते हैं कि हम फिलहाल कौन से फंक्शन को किस वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसेंशियली। ठीक है, फंक्शन तो हर बार सेम ही है, वैल्यू अलग अलग है तो एसेंशियली अलग हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक, सो वी आर ऑन F2। F2 में F1 की कॉल हुई है। ठीक है, F2 ने F1 को कॉल किया है, सो एसेंशियली यहाँ पर F1 कॉल हुआ है और एक और स्टैक फ्रेम बनी है n=1 के लिए। अब यहाँ पे n=1 कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन 4 पे हम n रिटर्न कर रहे हैं। n क्या है फिलहाल 1, तो ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी। कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ से इसको कॉल किया गया था। इसको कॉल किया गया था F2 से, कौन सी लाइन पे, लाइन 6 पे। तो प्रीवियस को अब वैल्यू असाइन हो जाएगी कैलकुलेट होके, जो कि फिबोनाची n-1 से रिटर्न हुई होगी। और क्या रिटर्न हुआ है यार, 1 ही रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाली जो चीज़ है ये कैलकुलेट होके 1 आ गई है। ठीक है, ओके, सो ये स्टैक फ्रेम से रिमूव हो गया और इसने यार 1 रिटर्न किया था हमें। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी रिटर्न हुआ है ना अभी p=1 वो हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम F2 वाली कॉल के अंदर हैं। देखिए जो स्टैक में टॉप पे होता है, जो भी स्टैक फ्रेम टॉप में है, जो भी मेथड हमारा स्टैक के टॉप पे है, उसी की एग्जीक्यूशन आगे बढ़ती है। तो हमने F2 के अंदर लाइन 6 तो चला दी, लाइन 6 में ये कैलकुलेशन हुई थी और वो वैल्यू प्रीवियस को एलोकेट हुई थी, तो ये तो हो गया। अब हम लाइन 7 पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइन 7 पे आएंगे। आई होप अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम इसकी लाइन 7 पर तब आए हैं जब लाइन 6 प्रोसेस हो गई है और लाइन 6 में खुद एक फंक्शन कॉल हुई थी जिसका हमने एक स्टैक फ्रेम बनाया, उसके अंदर जो भी हुआ है वो किया। ठीक है, फिर वो रिमूव हुई जब भी वो मेथड कंप्लीट हुआ। देन वी केम बैक टू F2 फ्रॉम वेयर दिस F1 वॉज कॉल्ड। ठीक, एंड ऑन द सेम लाइन वेयर इट वॉज कॉल्ड।
ठीक है, अब हम लाइन 7 पे हैं यार। लाइन 7 में हमें प्रीवियस कैलकुलेट करना है, फॉर विच देर इज अनदर फंक्शन कॉल fn-2। fn-2 क्या होगा, f0, क्योंकि n की वैल्यू 2 है फिलहाल। ठीक है, तो f0 की कॉल हो रही है। f0 को कौन कॉल कर रहा है, f2। ठीक है, f2 के अंदर हम प्रीवियस कैलकुलेट कर रहे हैं और हम ये f0 वाली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये f0, तो f0 के लिए एक नई स्टैक फ्रेम बनाते हैं और n इक्वल टू यहाँ पर गया 0। ठीक है, यहाँ से इस बार यहाँ पहुँचे हैं और n की वैल्यू मिली है हमको 0। ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये 0 ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि हम n रिटर्न कर रहे हैं, जो भी n की वैल्यू होती है वही रिटर्न कर देते हैं। तो n 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा। 0 कहाँ आके रिटर्न होगा, जहाँ भी ये कॉल हुआ था। अब ये कॉल हुआ था यार इस फंक्शन f में 2 वाली कॉल पे, f2 में ही लाइन नंबर 7 पे f0 की कॉल हुई थी। ठीक है, ये वाली f0 वाली कॉल, और इसका रिजल्ट हमें मिल चुका है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया है। अब हम लाइन 8 पे आ सकते हैं। लाइन 6 और 7 दोनों प्रोसेस हो चुकी हैं। अब हम 8 पर आए। 8 पर ये दोनों वैल्यू प्रीवियस और प्रीवियस ऐड होके रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, सो एसेंशियली f2 वाली कॉल भी अब रिटर्न करने वाली है इन दोनों का एडिशन, और इन दोनों का एडिशन क्या है, 1 + 0। ठीक, तो ये 1 और 0 ऐड होके रिटर्न होंगे। सो वो जो रिटर्न हो रहा है वो कौन रिटर्न कर रहा है यार, f2 रिटर्न कर रहा है ना। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, रिमूव हो चुकी थी। अब f2 भी रिटर्न कर रहा है, इसने भी रिटर्न कर दिया, और इसने क्या रिटर्न किया, इन दोनों का सम विच इज़ 1 ओनली। सो यहाँ पर वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है, f2 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है, सो अब हम इसको भी स्टैक फ्रेम से हटा सकते हैं। अब हमें ये वैल्यू मिली कहाँ पर है, ये देखो, फंक्शन 3 f3 फिबोनाची 3 के अंदर लाइन 6 पर ये कॉल हुई थी। ठीक है, कौन सी कॉल, f2 कैलकुलेट करने वाली कॉल। f2 वाली जो कॉल हुई थी वो कब हुई थी और किसने की थी, वो f3 ने करी थी f2 को कॉल, है ना। तो f2 ने 1 रिटर्न किया है f3 को, और कौन सी लाइन पे रिटर्न किया है, ये देखिए, ये यहाँ हमने लिख रखा है लाइन 6 पे f3 को f2 की वैल्यू 1 मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया यार। ठीक, अब हम यहाँ लाइन 6 पे हैं। लाइन 6 के बाद हम आएंगे लाइन 7 पे, राइट। लाइन 6 प्रोसेस हो चुकी है। लाइन 7 पे प्रीवियस कैलकुलेट हो रहा है, प्रीवियस कैलकुलेट हो रहा है, और क्या कॉल हो रही है, fn-2। n की वैल्यू फिलहाल 3 है, सो एसेंशियली ये 3 वाली कॉल चल रही है। f2 हमें कैलकुलेट होके ऑलरेडी 1 मिल चुका है, f1 अब कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 - 2 = 1, तो f1 अब कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक और स्टैक फ्रेम हमें मिलेगा, इसको थोड़ा ठीक से ही बना लेते हैं। तो अब हम एक और मेथड कॉल कर रहे हैं विच इज़ f अगेन फॉर n = 1, राइट। सो एसेंशियली f3 अब f1 की कॉल कर रहा है। एक चीज़ देखिए, ये कॉल्स के ऑर्डर क्या रहे हैं, f3 सबसे पहले कॉल हुआ था, f3 के बाद f2 कॉल हुआ था, f2 के बाद f1 कॉल हुआ था 3rd नंबर पे, फिर f2 ने f0 को कॉल किया था, एंड नाउ दिस f1 इज़ बीइंग कॉल्ड। ठीक है, ये कॉल्स का ऑर्डर है। ठीक, सो एसेंशियली जब हम ट्री बनाते हैं ना इस तरह का कि f3 f2 और f1 को कॉल कर रहा है, तो ये कॉल्स ऐसे नहीं हो रही होती कि f3 ने f2 को कॉल किया देन f1 को कॉल किया, नहीं, f3 f2 को कॉल करता है, f2 f1 को कॉल करता है। देखिए कॉल्स का ऑर्डर देखिए ना, ये पहली कॉल थी, उसके बाद f3 के बाद जो पहली कॉल हुई, इसेंशियली सेकेंड कॉल्स की बात करें, f3 के बाद f2 कॉल हुआ है, f2 के बाद f1 नहीं कॉल हुआ, f3 के बाद f2 कॉल हुआ, f2 के बाद फिर ये वाला f1 कॉल हुआ है, f1 ही कॉल हुआ है पर ये वाला f1 नहीं, ये वाला f1 कॉल हुआ है। ठीक है, तो कॉल्स का ऑर्डर हमें क्लियर होना चाहिए। इस ड्राई रन का एक पर्पज़ ये भी है कि हम ये समझ रहे हैं कि कॉल्स रिकर्सिव ट्री में यूजुअली बच्चे ऐसा जब रिकर्सिव ट्री बनाते हैं ना,
तो वो ऐसा ही सोच लेते हैं कि F3 ने पहले F2 कॉल किया होगा फिर F1 कॉल किया होगा। ऐसा नहीं है, ये वाली कॉल्स ऐसे नहीं हो रही इसेंशियली, ये इस तरह से नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, ये ऐसे हो रही हैं। बाय चांस यहाँ पे F2 F1 को कॉल कर रहा है, ठीक है, पर कॉल्स का ऑर्डर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाली हम जो हम ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1 वाली कॉल, वो कॉल ये नहीं होगी, यहाँ पे हो रही होगी वो कॉल इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली नॉट द ऑर्डर, दिस इज़ द ऑर्डर, ठीक है। ये रिकर्सिव ट्री बनाने का एक जो गोल था वो ये भी था, आपको ये बात समझाना, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपनी कॉल पे, हम F1 वाली कॉल पे हैं जो कि लाइन नंबर 7 से हुई है, और F1 पे हम आ गए हैं। F1 पे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे सीधा, तो ये चीज़ अब रिटर्न कर देगी सीधा 1, ठीक है। इसने 1 रिटर्न किया, और कहाँ रिटर्न किया होगा 1? F3 वाली कॉल में। F3 वाली कॉल में F1 यहाँ पे कॉल हुआ था विच इज़ PP, सो यहाँ पे हमको 1 ही मिल गया है, ठीक है। तो F1 क्योंकि 1 होता भी है तो बिल्कुल सही मिला है हमें, जो मिलना चाहिए था। नाउ वी कैन कम टू द लाइन नंबर 8 ऑफ दिस F3 वाला कॉल। लाइन नंबर 8 में ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, विच इनकी वैल्यू क्या है फ़िलहाल 1 और 1 ही है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो ये वाला ये F2 1 आ गया था हमारा, और ये वाला F1 भी 1 ही आ गया, ये तो हमने बेस केस से रिटर्न कर दिया था 1। सो नाउ वी हैव टू ऐड दिस 1 एंड दिस 1, प्रीवियस एंड प्रीवियस एसेंशियली। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे F2 की वैल्यू 1 आई थी और F1 की वैल्यू भी 1 ही आई है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं लाइन नंबर 8 पे और रिटर्न कर दे रहे हैं। सो एसेंशियली ये चीज़ 1 रिटर्न करेगी और कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगी, और ये कहाँ रिटर्न करेगी? मेन पे, लाइन नंबर 11 पे, ठीक, जहाँ हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। सो हम प्रिंट कर रहे हैं एसेंशियली 2 फाइनली, ठीक है। 1 + 1 2 था, 2 रिटर्न हुआ था, और थर्ड फिबोनाची नंबर 2 ही होता है यार। सीरीज़ कैसे है हमारे पास? 0 1 1 2 3, सो 0th, 1st, 2nd और थर्ड फिबोनाची नंबर 2 ही होता है, ठीक। सो इसेंशियली ये 1 और 1 ऐड हुए और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया यार 2, ठीक है। सो दैट वाज द ड्राई रन फॉर फिबोनाची 3। आप एक काम ये कर सकते हैं, आप फिबोनाची 4 का ड्राई रन करके देख लीजिए एक बार, आपका ड्राई रन पक्का हो जाएगा। मतलब ड्राई रन्स हमारे लिए यार ज़रूरी हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये चीज़ तो हमें ड्राई रन से ही समझ में आ रही है ना, वरना हम हाई लेवल पे थिंकिंग कर रहे हैं वो सही है, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम हाई लेवल पे थिंकिंग करेंगे, पर ड्राई रन से हमें कोर अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाउ द कॉल्स आर बीइंग डन, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द ड्राई रन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिफोर रैपिंग अप, let's also discuss the time and space complexity of the 2 questions that we did today, ठीक है। फैक्टोरियल से शुरू करते हैं। फैक्टोरियल वाला जो कोड था, ये दिस कोड, हमें इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो यार, हम रिकर्सिव कोड्स की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक तरीका मैं शेयर करती हूँ। मल्टीपल तरीके एक्चुअली, एक और तरीका भी है, अभी हम एक तरीके की बात कर रहे हैं बट, ठीक है। इनफैक्ट जो ये रिकर्शन वाली लेक्चर्स चल रहे हैं, इसके अंदर हम एक लेक्चर ऐसा डालने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं रिकरेंस रिलेशंस की, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इसेंशियली सोचें यार कि होना क्या चाहिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं पहले। देखो होता क्या है, हमारे पास लेट्स से N5 है, ये देख लेते हैं, N5 है, तो F5 वाला जो फंक्शन है वो F4 को कॉल करता है, 4 3 को, 3 2 को, 2 1 को और 1 0 को। सो होना तो इसेंशियली ये चाहिए कि इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जानी चाहिए। मान लो इसकी T1 है, इसकी T2 है, इसकी T3 है, इसकी T4 है, इसकी T5 और इसकी T6, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना अलग नहीं है, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T है, क्योंकि फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन सेम है। और ये जो फंक्शन है, आप इसको जो भी n वैल्यू दे रहे हैं,
एक तो अभी हम देखेंगे कि n पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इसको n की कोई भी वैल्यू दे दो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, ठीक है, फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। तो इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेट्स से t है, हमें नहीं पता t की क्या वैल्यू है, t कुछ भी हो सकता है, तो हमें इन सबको ऐड कर देना चाहिए, तो 6t आ जाएगा आंसर, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, राइट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा है, देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी 60 लिख चुकी हूँ। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैपिटल T 60 आई, जहाँ पर T था एक रिकर्सिव कॉल में कितना टाइम लग रहा है, और जहाँ 6 था कि टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स यार कितनी हुई हैं, ठीक है। सो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक रिकर्सिव कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो हम एक तो निकाल लें कि भाई नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स कितनी हो रही हैं, राइट, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दें एक कॉल के अंदर कितना टाइम लग रहा है उससे, ठीक है, टाइम टेकन इन वन कॉल, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़, पहले नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स की बात कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर n की वैल्यू 5 आई तो टोटल कॉल्स 6 हुई थी, ठीक है, क्योंकि 5 की हुई, 4 की हुई, 3 की, 2 की, 1 की, 0 की, राइट। सो एसेंशियली टोटल कॉल 6 हुई, बेसिकली n+1। अगर आप n की वैल्यू 10 दे देते तो 10 9 8 7 ऐसे करके 0 तक जाता, ठीक है, तो वो 11 हो जाता। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स तो पता चल गई हैं, इसकी वैल्यू n+1 है, पर क्योंकि 1 एक माइनर डिग्री टर्म है और ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम इसको n भी लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट एक्यूरेट n+1 है, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स n है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक कॉल में कितना टाइम लगा, ठीक है, चलो कॉल को एनालाइज करते हैं। कॉल में क्या हो रहा है यार, पहले तो एक इफ़ कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो रिटर्न हो रहा है। ये एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये भी एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन का मतलब ये n पे डिपेंडेंट नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी आ जाए ये ऑपरेशंस एक ही बार होंगे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं, ठीक। उसके बाद इस लाइन में क्या हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है n की एक कॉल से, एक मेथड कॉल जो भी रिटर्न करेगी उससे। मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, मेथड को कॉल करना खुद में एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। फैक्टोरियल n-1 अपने आप में कुछ टाइम ले रहा होगा, पर वो चीज़ हमने यहाँ पर मैनेज करी है ना, f4 का टाइम अलग से t है, पर हमने उसको आंसर में कैसे कैलकुलेट करके रखने का सोचा है कि हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इस वक्त पे fn पे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि fn-1 में अंदर जाके कितना काम हो रहा होगा, ठीक है, वो तो हम इस मल्टीप्लिकेशन से हैंडल कर ही रहे हैं ना, सब में t ही काम हो रहा होगा और हम अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाली मेथड कॉल के अंदर कितना काम हो रहा है दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मेथड विद वैल्यू n, ठीक है। मेथड कॉल करने में कांस्टेंट टाइम लगता है, मेथड के अंदर जो काम हो रहा है दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न अभी, ठीक है। हमें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इस मेथड को कॉल करने में कितना टाइम लगा, और मेथड कॉल कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कांस्टेंट टाइम है, ये कांस्टेंट टाइम है, ये कांस्टेंट टाइम है, ये कांस्टेंट टाइम है, ये कांस्टेंट टाइम है। सो पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट टाइम में ही एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ भी n पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो बिग O 1 में चल रहा है, या फिर ये कह लिया जाए कि c टाइम लग रहा है। अभी ये कहना ज़्यादा सही होगा कि कांस्टेंट टाइम c। अगर मैं सारे ऑपरेशंस को मान लो ऐड कर भी दूँ, एक ऑपरेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये मल्टीप्लिकेशन, चौथा ये, पांचवा ये रिटर्न करना, सो ऐसे कर करके ऐड कर भी देंगे तो मैं उसको c नंबर बोल सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हो रही हैं, सो टाइम टेकन इन वन कॉल है c, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हो रही हैं n, और टाइम टेकन इन वन कॉल है c, ठीक है। सो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हो गया यार n इंटू सी विच इज़ nc। अब बिग O नोटेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं, ये c है क्या, ये 5 5 6 ऐसा कोई नंबर है, तो 5n को तो हम n लिख सकते हैं ना, तो ये चीज़ यार इसेंशियली n ही है।
सो बिग ओ ऑफ एन हो गई इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हैं रिकर्सिव फंक्शंस की? हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, और हम निकाल रहे हैं कि एक कॉल में कितना टाइम लगा, उन दोनों को हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। इस बात के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, नंबर ऑफ कॉल्स, टोटल टाइम क्या होगा? बेसिकली हर एक कॉल के अंदर जो टाइम लग रहा है, मान लो टी 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 टी, सबको ऐड कर देना होगा टोटल टाइम। ठीक है, तो हमने बस उसी चीज़ को एक फॉर्मूले में लिख दिया है और हम दोनों चीज़ों को अलग अलग निकाल के लेकर आ रहे हैं। नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हमें n+1 दिखी थी, जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली n लिख लिया। टाइम टेकन इन वन कॉल, हमने देखा कि यार टाइम टेकन इन वन कॉल n पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है। बस यहाँ कंफ्यूज मत होइए, इसके अंदर जाके मत देखो कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लीकेशन से हैंडल्ड ही है ना, तो इसमें भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है। सो c टाइम लगा, सो n इंटू सी आर एन सी हो गया। सो बेसिकली बिग ओ n ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार अगर हम इस कोड को, सिर्फ इतने कोड को देखें तो हमें यार कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होता हुआ दिख तो नहीं रहा है। ना तो हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है, ना कोई हमने एक्स्ट्रा एरे बनाया है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ ही नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 तो नहीं है, पर यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 नहीं है। पहली नज़र में ऐसा लगा, पर ऐसा नहीं है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 नहीं है। ठीक, देखते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ रही है और क्या है। क्या आप इस कॉल स्टैक को भूल गए? हमने प्रोग्राम के अंदर कोई मेमोरी यूज़ नहीं की, पर प्रोग्राम ने तो मेमोरी यूज़ की। प्रोग्राम ने तो ये स्टैक बनाया है ना, और इस स्टैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो। स्टैक फ्रेम्स हैं बेसिकली। कितनी स्टैक फ्रेम्स हैं? फैक्टोरियल 5 के केस में कितनी स्टैक फ्रेम्स बनी थी? 4 के केस में, चलो 4 यहाँ पे क्योंकि 4 का बना हुआ है तो 4 का देख लेते हैं। 4 के केस में 4 के लिए बनी एक स्टैक फ्रेम, फिर 3 के लिए बनी, फिर 2 के लिए बनी, फिर 1 के लिए बनी। ठीक, फिर वो रिमूव भी होती गई, वो एक एक करके रिमूव हुई थी। पर एक पॉइंट ऐसा था जब स्टैक के अंदर टोटल 4 स्टैक फ्रेम्स थी फॉर n = 4। ठीक है, सो इजेंशियली इस मेन वाले को नहीं अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इजेंशियली हम n स्टैक फ्रेम्स बनाते हैं अगर हम इनपुट में n दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टैक फ्रेम का नंबर है वो किस पे डिपेंडेंट है? ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। एक स्टैक फ्रेम के अंदर हमने क्या स्पेस लिया है? एक स्टैक फ्रेम के अंदर हमने कोई स्पेस लिया ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गई। स्टैक फ्रेम्स हमने n बनाई, एक स्टैक फ्रेम के अंदर हमने कोई स्पेस नहीं लिया, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गई, क्योंकि स्टैक फ्रेम का भी तो अपना खुद का स्पेस है ना। ठीक है, भले ही हमने एक स्टैक फ्रेम के अंदर हमने कोई एरे नहीं बनाया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, पर स्टैक फ्रेम तो बनी। स्टैक फ्रेम को बनाने में तो स्पेस लगा, और कितनी स्टैक फ्रेम्स बनी? n। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम सोचते हैं इस तरह से। कभी भी रिकर्सिव कॉल्स के अंदर, इजेंशियली रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 नहीं होती है, वो हमेशा डिपेंडेंट होती है कि स्टैक के अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली हम रिकर्सिव फंक्शंस को डायरेक्टली देखकर उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 नहीं बोल सकते, जब तक हम ये ना देख लें कि यार कॉल स्टैक के अंदर कितनी मेमोरी यूज़ अप हो रही है, कितनी स्टैक फ्रेम्स बन रही हैं। ठीक है, सो इस कोड की, जो हमने ये फैक्टोरियल वाला कोड क्वेश्चन किया था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है। नाउ लेट्स सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ nth फिबोनाची नंबर। ठीक, सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी। पहले ये देखेंगे कि कॉल्स कितनी हुई, और फिर ये देखेंगे कि एक कॉल में टाइम कितना लगा। ठीक है, उसी फॉर्मूला में इन दोनों को पुट कर देंगे। अच्छा, पहले सिंपल चीज़ देख लेते हैं कि एक कॉल में टाइम कितना लग रहा है। ये हमारा कोड है यार। अब एक कॉल के अंदर देखो, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, प्रीवियस असाइन हो रहा है एक मेथड कॉल से। अभी जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, मेथड कॉल होने का टाइम हम कांस्टेंट मान रहे हैं, मेथड के अंदर कितना काम हो रहा है वो चीज़ तो हम उस मल्टीप्लिकेशन से हैंडल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है, इस लाइन में, इसमें भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है, और इसमें भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई लूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो इसेंशियली पूरे के पूरे कोड में कांस्टेंट टाइम लग रहा है। लेट्स से कि C कांस्टेंट टाइम लग रहा है। ऑपरेशंस गिनने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा C बोल दो, कोई भी वैल्यू हो C की। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि टाइम
एक कॉल के अंदर कांस्टेंट टाइम लग रहा है c। ठीक, अब हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो रही हैं। ठीक है यार, इस केस में ना हम 5 कॉल्स नहीं बोल सकते डायरेक्टली। अगर n 5 है तो 5 कॉल्स नहीं हो रही। अब आप इस ट्री को देखिए, इस ट्री के अंदर हमें ये भी दिख रहा है कि क्या क्या कॉल्स हुई होंगी। F5 ने F4 को कॉल किया होगा और F3 को कॉल किया होगा। ठीक है, फिर F3 F2 ये दोनों F4 से कॉल हुए होंगे। सो 5 कॉल्स तो नहीं है, पता नहीं कुछ है कि पता नहीं क्या नंबर ऑफ कॉल्स हैं, x नंबर ऑफ कॉल्स हैं, हमें नहीं पता क्या है। वही हमें निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हैं। ध्यान से देखिए ये हमारा, ये मैंने आपको बोला ना कि ये हम रिकर्सिव ट्री बोलते हैं इसको। ट्री के अंदर मैं लेवल्स लिख रही हूँ। ठीक है, लेवल्स, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, ये लेवल 5 है। ठीक, तो हम यहाँ पर लेवल लिख दे रहे हैं, L1 L2 लिख दे रही हूँ मैं, पूरा लेवल नहीं लिख रही। L2 L3 L4 L5। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यार टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितनी है ये बताइए मुझे। अगर मैं मान लो 6 का ट्री बनाती तो पता है कितनी कितनी टोटल नंबर ऑफ लेवल्स बनती, तो 6 लेवल्स बनती। 5 का मैंने ट्री बनाया है तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स देखो 5 बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स तो n के बराबर ही बनती हैं। ठीक है, ये अभी यूज़ आएगा, अभी ये हमारे काम आएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले लिख दी है यहाँ पे। चलो, अब पहली लेवल पे कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हैं। पहली लेवल पे सिर्फ एक ही कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो रही है, वो चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लेवल पे यहाँ पे देखो 2 कॉल्स हैं, 4 और 3, 4 और 3 की कॉल्स हो रही हैं ये। ठीक, यहाँ पर 4 कॉल्स हैं। थर्ड लेवल पे इजेंशियली 4 कॉल्स हैं। फोर्थ लेवल पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब लेट्स से यहाँ पे 2 कॉल्स और होती, क्योंकि 1-2 कॉल्स हम आगे पीछे कर सकते हैं। पूरा फुल ट्री अगर इसको बना दे तो यहाँ पर 8 कॉल्स हैं, लेवल 4 पे 8 कॉल्स हैं। ठीक है, आई नो, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पर 6 कॉल्स आपको दिख रही हैं, बट आई एम सेइंग कि हम 2-4 कॉल्स ऊपर नीचे अगर गिन लें तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होने वाली है। ठीक है, और सेम लॉजिक से हम देखें तो यहाँ पर ये 2 कॉल्स हो रही हैं। अगर लेट्स से यहाँ पे भी 2 कॉल्स हो रही होती ऐसे ऐसे करके, तो भाई टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आप देखते हैं कि 16 आ जाती। अब आप देखिए ये नंबर ना डबल हो रहा है, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, और डबल होना बनता भी है, क्योंकि क्या होता है देखो, हर लेवल पे जितनी भी कॉल्स हो रही हैं वो अपने से डबल कॉल कर रही होती हैं, है ना। 4 3 और 2 को कॉल कर देता है, 3 2 और 1 को कॉल कर देता है। तो जो भी इस नंबर ऑफ इस लेवल पे जो भी कॉल्स हो रही हैं उसकी डबल कॉल्स अगले लेवल पे होंगी अगर सारी कॉल्स होती हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस लेवल, ये सारी कॉल्स अगर होने लग जाएं तो डबल हो जाएंगी ना कॉल्स। ठीक है, ये तो हम एक्चुअली बेस केस आ जाता है यहाँ पे, तो हम कॉल फिर उसके आगे करते नहीं, रिटर्न कर देते हैं। पर फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 8 कॉल्स हैं। ठीक है, अब ये डबल हो रहा है, इसका मतलब ये 2 की पावर्स में है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 रेज टू द पावर 3 एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, नाउ दिस 0 can be written as 1 minus 1, this 1 can be written as 2 minus 1, 2 is 3 minus 1, right, and 4 is like 5 minus 1। अब ये जो 1 2 3 यहाँ पे भी 4 minus 1 था, 4 5 ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेवल नंबर्स हैं, है ना। सो हम इजेंशली इसको अगर 1 minus 1 लिख रहे हैं, इसको 2 minus 1 लिख रहे हैं, इसको 3 minus 1, इसको 4 minus 1, इसको 5 minus 1, तो अगर हमारे पास kth लेवल आ जाए कोई, क्योंकि n अभी तो हमने n5 ले रखा है, पर अगर हम n कुछ और लेंगे तो हम कभी ना कभी तो लास्ट लेवल पे पहुंचेंगे, kth लेवल पे। तो kth लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हो रही होंगी 2 की पावर k माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये L5 पे 2 की पावर 5 माइनस 1 हो रही थी, L4 पे 2 की पावर 4 माइनस 1 हो रही थी, तो किसी भी kth लेवल पे 2 की पावर k माइनस 1 कॉल्स होंगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लास्ट लेवल की बात करूँ,
लास्ट लेवल कौन सी लेवल होगी, nth लेवल, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स तो n है। तो अगर मैं लास्ट लेवल की बात करूँ, ठीक है, तो लास्ट लेवल पे k की वैल्यू n होगी। इसेंशियली हम लास्ट लेवल पे खड़े हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें निकालनी है, ठीक। और किसी भी लेवल पे नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला हमें ये मिल गया है 2 की पावर k माइनस 1, ठीक। लास्ट लेवल पे k की वैल्यू n होगी, सो ऑन द लास्ट लेवल वी कैन से दैट ऑन द लास्ट लेवल वी विल हैव 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 नोड्स, ठीक है। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉल्स निकालनी है तो देखो इस लेवल पे 2 रेज टू द पावर 0 है, इस पे 2 रेज टू द पावर 1 है, इस पे 2 रेज टू द पावर 2 है, इस पे 2 रेज टू द पावर 3 है, इस पे 2 रेज टू द पावर 4 है, और लास्ट लेवल पे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 है। तो अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉल्स मिल जाएंगी। तो हमें इसेंशियली अब क्या करना है, हमें इन सबको करना है यार ऐड, ठीक है, 2 की पावर 0 से लगा के 2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ कॉल्स निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेंगी, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 1, ऐसे 2 रेज टू द पावर 2, लास्ट 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है। जीपी का फॉर्मूला हमें पता है a मल्टीप्लाइड बाय r इज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। और इस जीपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए 0 1 2 n माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो इसेंशियली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई ना। तो हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपना जीपी का सम कैलकुलेट करने वाला। a फर्स्ट टर्म which is 2 raised to the power 0 1 only and 2 raised to the power n नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि n ही है, ठीक, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ यार 2 raised to the power n माइनस 1 आ गई, ठीक। और 2 raised to the power n माइनस 1 को हम अप्रॉक्सीमेटली 2 raised to the power n लिख सकते हैं, है ना। ये तो एक छोटा सा माइनस 1 है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो इसेंशियली टोटल नंबर ऑफ कॉल्स दैट वी हैव गॉट इज 2 रेज टू द पावर n। अब हमारा फॉर्मूला क्या था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स इनटू टाइम टेकन इन वन कॉल, है ना। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिबोनाची में नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हमारी निकल के आई हैं 2 रेज टू द पावर n, ठीक। और टाइम टेकन इन वन कॉल हमने देखा था वो कांस्टेंट ही है c। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 रेज टू द पावर n इंटू सी हो जाएगी, बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस केस में भी हम यार इस c को इग्नोर कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम है ये। सो हमारा बिग ओ नोटेशन में o रेज टू द पावर 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। सो एसेंशियली अगर आप n की वैल्यू 4 दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 रेज टू द पावर 4 कॉल्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली, उससे थोड़ी सी कम है, बट हम मान के चल रहे हैं कि भाई वो 2 4 5 नंबर कम हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम इसेंशियली आंसर तो हम बिगो में ही रख रहे हैं ना, और बिगो में इन माइनर डिग्री टर्म्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक। सो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसकी 2 रेज टू द पावर n। आई होप कि आपको समझ आया है कि वो कैसे आई है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने देखा कि यार ये जो ट्री बन के आया हमारे पास, इसेंशियली ये रिकर्सिव कॉल्स का ट्री है कि भाई 5 से ये 2 कॉल्स हो रही हैं, 4 से ये 2 कॉल्स हो रही हैं, तो हमें निकालना था कि कितनी कॉल्स हो रही हैं। हमने देखा ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो बन के आती हैं वो n के बराबर ही बन के आती हैं। और हमने क्या देखा कि हर एक लेवल पे 2 की पावर के टर्म में नंबर ऑफ कॉल्स हो रही हैं। इस लेवल पे 2 टू द पावर 0 कॉल्स हो रही थी, इस लेवल पे 2 रेज टू द पावर 2 कॉल्स हो रही थी, ठीक है। सो इसेंशियली हमने क्या नोटिस किया कि हम kth लेवल पे अगर खड़े हैं तो नंबर ऑफ कॉल्स 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 होती हैं, ठीक है। और हमारी लास्ट लेवल क्या होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स तो n है, तो लास्ट लेवल होगी nth लेवल। nth लेवल पे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉल्स हो रही होंगी। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें सारी कॉल्स निकालने के लिए हर एक लेवल की कॉल को ऐड करना था, जो हमने किया। और हमने ऐड किया वो जीपी थी, और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यार हमारी निकल के आई 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास टाइम टेकन इन वन कॉल हमने देखा ही था कि वो कांस्टेंट है, तो यार ओवरऑल हमारी बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेज टू द पावर n आ गई, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फिबोनाची वाले कोड की। ये कोड है हमारे पास, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो निकल गई,
ON, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब आप सोचिए कि ये वाले जो कोड है फिबोनाची निकालने का, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने निकाल ली कि O 2n है, बिग O 2n, विच इज़ एक्चुअली एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हमें ये निकालना है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। क्या आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 2n होगी? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप गलत हैं। एक बार कॉल स्टैक को याद कीजिए और ध्यान से देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स किसी भी पॉइंट पे कितनी रही हैं। अगर n की वैल्यू 3 डाली थी हमने, तो क्या आपको याद है कि भाई 8 कॉल्स भरी हूँ हमने इस स्टैक में? हमने 8 कॉल्स इसमें कभी नहीं भरी थी। देखो हमने कितनी कॉल्स भरी थी, हम देखते हैं। 4 ले लेते हैं, चलिए n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। F4 था, ठीक है। फिबोनाची 4 ने फिबोनाची 3 को कॉल किया था। ये अगर मैं यहाँ पर मैं कॉल स्टैक बना लूँ तो फिबोनाची 4 है। एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे करते हैं। चलो एक बार n = 4 लेकर देखते हैं कि हमने स्टैक में मैक्सिमम कितनी स्टैक फ्रेम्स बनाई हैं, ठीक है। ये हमारा कॉल स्टैक है, ठीक है, और F4 से कॉल्स शुरू हो रही हैं। F4 ने यार सबसे पहले F3 को कॉल किया होगा, तो एक तो F4 के लिए बनी होगी स्टैक फ्रेम, उसके बाद एक स्टैक फ्रेम F3 के लिए बनी होगी। F3 ने F2 को कॉल किया होगा। अब आपको वो चीज़ याद आ रही है, जब मैं आपको ड्राई रन करा रही थी तो मैं साथ साथ ट्री भी बना रही थी, तो हमने ये वाली कॉल नहीं करी थी यहाँ पे, है ना। हम F4 पे थे, फिर F3 पे थे, फिर F3 से F2 कॉल हुआ था, है ना। तो F3 के बाद यार ये F2 कॉल हुआ था, F2 के बाद F1 कॉल हुआ था, ठीक है। F1 के बाद यार कोई भी कॉल नहीं हुई थी, F1 के बाद कोई कॉल हुई नहीं थी। F1 से 1 रिटर्न हो गया था, तो ये चीज़ यहाँ से 1 रिटर्न कर गई थी, तो हमने ये स्टैक फ्रेम रिमूव कर दी थी। उसके बाद F2 ने F0 को कॉल किया था, फिर हमने F0 डाला था, ठीक है, और F0 ने रिटर्न कर दिया था, तो हमने F0 को भी स्टैक से रिमूव कर दिया था, ठीक है। फिर हम F2 पे आए थे और F2 पे वैल्यू कैलकुलेट हुई थी और F2 को भी हमने स्टैक से रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये दोनों ऐड हुए थे। फिर F2 ने रिटर्न कर दिया था F3 को, ठीक है। फिर F3 ने F1 की कॉल की थी, तो इसके अंदर इसकी जगह अब F1 आ गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स हम ऑर्डर ऑफ n के अंदर डाल रहे हैं। अगर n 4 आया था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स जो इसके अंदर डली वो 4 डली, ठीक है। मेन को 1-2 स्टैक फ्रेम्स को हम ऐसे इग्नोर कर दें, ठीक है, वो चलेगा, ठीक, क्योंकि हम सिर्फ अभी फिबोनाची वाले की बात कर रहे हैं, ठीक, मेथड की। n 5 आ जाता लेट्स से, तो यार 5 स्टैक फ्रेम्स तक आप जाते, ठीक है। सो इसेंशियली हम 2 की पावर n जो कॉल्स हो रही हैं, उन 2 की पावर n कॉल्स के लिए स्टैक फ्रेम में पूरी जगह एक साथ नहीं रखते। 2 की पावर n बार ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, पर वो अलग अलग टाइम पे जाएंगी, ठीक है। एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, एक मोमेंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स n के ऑर्डर में बनती हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार ON है, 2 की पावर n नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें टाइम और स्पेस दोनों सेम आ गया था। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई टाइम और स्पेस जो है सेम ही आए, ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट। किसी भी पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स मैक्सिमम एलोकेटेड हैं, उससे हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता चलती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। सो इसेंशियली द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज O of n, ओके, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, फिबोनाची और फैक्टोरियल। या दोनों ही क्वेश्चंस को ऑब्वियसली आइट्रेशन से सॉल्व किया जा सकता था, दोनों सिंपल प्रॉब्लम होते हैं आइट्रेशन से, रिकर्शन से भी एक्चुअली सिंपल ही है। बट हमारा गोल अभी क्या चल रहा है, हम इन लेक्चर्स से ना रिकर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे सब प्रॉब्लम सोची जाती है, कैसे ये रिकरेंस रिलेशन सोची जाती है इसेंशियली, कैसे बेस केस हम बना सकते हैं, कैसे रिकर्सिव कोड हमें लिखना है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गोल हमारा ये है, ठीक है।
फिबोनाची में आपने देखा कि मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स को हमें कंबाइन करके आंसर मिला था। एक सब प्रॉब्लम नहीं थी, 2 सब प्रॉब्लम थी। Fn था ना इसेंशियली फिबोनाची, तो उसके लिए हमने n-1 और n-2 दोनों का आंसर रिकर्जन से निकलवाया था और उनको ऐड कर दिया था, जिसमें हमने प्रीवियस और प्रीवियस करके लिखा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा ड्राई रन के लिए दिखा दी थी, प्रीवियस भी करके। अगर अदरवाइज हमने कोड में लिखा भी था, हम इसको ये दोनों लाइन ना लिख के हम सीधा यहाँ पर ये रिटर्न कर सकते थे, Fn-1 प्लस Fn-2, ठीक है। और हमने फैक्टोरियल किया। फैक्टोरियल तो सिंपल था कि भाई Fn जो है वो n इंटू Fn-1 फैक्टोरियल बना, ठीक है। F रिप्रेजेंटिंग वॉट एवर फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक। सो फैक्टोरियल के केस में दिस वॉज द रिकरेंस रिलेशन, फिबोनाची के केस में दिस वॉज द रिकरेंस रिलेशन। हमने दोनों की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस की, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक अलग लेक्चर भी आएगा रिकर्शन का। हम ये जो रिकरेंस रिलेशंस होती है ना, इनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अ लॉट अबाउट नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स एंड स्टैक फ्रेम्स कितने बने। सो दैट वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट लेक्चर इटसेल्फ। वो हम थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करेंगे, जब तक हमारे पास थोड़े ऐसे करके रिकरेंस रिलेशंस बन गए होंगे, तब हम इन सारे रिकरेंस रिलेशंस की जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे उस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन होगा सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन p⁻q इसेंशियली निकालना, पावर फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके हम 2 अप्रोचेस, मल्टीपल अप्रोचेस इस क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज के दोनों क्वेश्चंस समझ आए हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उनकी समझ आई है। बस यार ये याद रखो, मेरी लास्ट एडवाइस यही होगी रिकर्शन के लिए कि डू नॉट थिंक अबाउट स्टैक कॉल्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द लॉजिक। थिंक अबाउट द सब प्रॉब्लम्स, थिंक अबाउट सेल्फ वर्क, थिंक अबाउट बेस केस एंड राइट योर कोड। Once you have written your code, implemented your code, then think about the stack calls and dry runs. But dry run is important. इसका मतलब ये नहीं है कि आप dry run करोगे नहीं। अभी हम सीख रहे हैं यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि कॉल्स का क्या ऑर्डर होता है, स्टैक में वो कब जा रही हैं, कब निकल रही हैं। रिकर्सिव ट्री बनाओ, ठीक है। तो अभी आप इस लेक्चर के बाद यार एक चीज़ करो, एक तो ड्राई रन दोबारा से करो। हमने फिबोनाची के केस में 3 का किया था, आप 4 का करके देखो, ठीक है। और पूरा ड्राई रन करो, पूरा ट्री बनाओ, और ट्री उस ऑर्डर में बनाओ जिस ऑर्डर में कॉल्स हो रही हैं, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ड्राई रन्स की बेटर होती जाएगी, क्योंकि यार आने वाले टाइम में जो हम बैक ट्रैकिंग वगैरह के लेक्चर्स पढ़ेंगे, तब आपको ड्राई रन्स समझ ही नहीं आएंगे अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड नहीं करेंगे, ठीक है। सो टेक अ पेपर एंड पेन एंड डू द ड्राई रन्स। कोड लिखना तो आसान होता है, ठीक है। ये वो लेक्चर्स हैं जिनमें आपको मैं ये ज़्यादा सजेस्ट कर रही हूँ कि पेपर पेन पे ड्राई रन्स करो इंस्टेड ऑफ कोडिंग। कोड तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, खुद से कोड लिखो, खुद से कोड रन करो, दैट्स अनदर थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.